थर्ड का लास्ट टॉपिक रहेगा। टीम टीचिंग भी है। टीम टीचिंग तो हो गया था, बता दिया था ना आपको। जैसे साइंस का टीचर है, वन इज फॉर फिजिक्स, वन इज फॉर केमिस्ट्री, अदर इज बायोलॉजी। तो मैंने थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स am I audible? Yes, ma'am. मैं भी सानू का फैन थी। पूरी नर्सरी क्लास अब बच्चा पूरा जो था अब यही रह गया। यस सर। चलो रिमूव दैट, वही तो कह रहे हो, उसको हटाओ पहले। हाँ मैं मेरी बहन मेरे बहन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स am I audible? Please confirm. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Learning. Learning. There are lots of definitions about learning, but the most acceptable one, learning क्या होता है? ठीक है? Learning जो आपको, ठीक है, अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज लर्निंग। ठीक है, चेंज, मॉडिफिकेशन, इवैल्यूएशन, ताकि आप अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट हो जाओ, उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग डेफिनेशन बहुत सारी होती है, बट मोस्ट, और मैंने क्या बोला है, कभी भी जिस टॉपिक के बारे में आप लिखो, जैसे लर्निंग की थ्योरी लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको कम, प्लीज कम, ठीक है, लर्निंग की थ्योरी लिख रहे हो तो पहले लर्निंग की डेफिनेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला है, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट का नेम याद है तो लिख दीजिए नाम, अगर नहीं याद है क्या लिखना है, बाय अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। अगर मान लो आप भूल गए, दो डेफिनेशंस है, एक का नाम याद है, एक का नहीं याद है, तो जस्ट राइट बाय अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। एक क्या बोलेंगे उसको, प्रसिद्ध। हाँ, अगर एजुकेशनिस्ट या शिक्षाविद है तो शिक्षाविद, अगर साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजी लिख रहे हो तो साइकोलॉजिस्ट लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम अगर नहीं याद है, कोशिश करो दो ही डेफिनेशन याद करते हैं, याद करो, बाय चांस भूल गए तो उसका ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखना है। थोड़ी सी मीनिंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी होती है, मीनिंग लिखनी होती है। डेफिनेशन मिनिमम 2 कितने लिखनी है, देखो इधर लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे ना, कैसे पूरा लिखना होता है। मिनिमम 2, मिनिमम 2 डेफिनेशंस लिखो, अच्छी बात रहती है। फिर मीनिंग लिखिए आप इसकी, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में मीनिंग एक्सप्लेन करनी होती है। मान लो लर्निंग की कोई थ्योरी लिख रहे हो, सपोज कोई थ्योरी लिख रहे हो, तो एनीथिंग डायरेक्ट मुंह उठाया और थ्योरी पे ही शुरू हो गए। लर्निंग क्या होती है, 16 नंबर ऐसे थोड़े दे देंगे, 16 मार्क्स का क्वेश्चन। इंट्रो में ही तो डेफिनेशन, मीनिंग, ये इंट्रो ही तो है। ठीक है, डेफिनेशन लिख रहे हो लर्निंग की, मीनिंग लिख रहे हो, इंट्रो ही तो है। ऐसे तो थ्योरी पूछा तो हम थ्योरी पे से ही शुरू हो जाएंगे, 16 मार्क्स आएंगे ही नहीं फिर। ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन होना जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद आएंगे उस थ्योरी पे, उस थ्योरी में भी जिसने दी होगी वो थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे वो कौन है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कि इस चीज के लिए फेमस है, इन्होंने ये थ्योरी दी है, उनका नाम वगैरह लिख देना। ठीक है, जिसने वो थ्योरी दी है, फिर आप लिखोगे थ्योरी, पर्सन के बारे में जिसने वो थ्योरी दी है, थोड़ा सा वो लिखोगे, फिर लिखोगे थ्योरी लिखोगे। ठीक है, फिर इसमें आप लिखोगे क्रिटिसिज्म या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, जो होता है वो लिख के लास्ट में एजुकेशनल इंप्लीकेशन, तब आप खत्म करोगे। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे, मतलब प्रोज एंड कॉन्स मतलब बेनिफिट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल लो, प्रोज एंड कॉन्स, एंड लास्ट में एजुकेशनल इंप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन आंसर शीट पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जब थ्योरी पूछा तो सीधा उठते ही थ्योरी पे ही शुरू हो गए। जिसकी भी थ्योरी होगी, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी लिख रहे हो तो लिखो उस पे ग्रोथ की, डेवलपमेंट की थ्योरी, अगर मान लो सोशल डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो एरिक्सन की थ्योरी है, तो आप लिखिए पर्सनालिटी क्या होता है, डेफिनेशन लिखो। ठीक है, मीनिंग लिखिए, फिर एरिक्सन के बारे में थोड़ा सा लिखिए, फिर लिखिए थ्योरी, फिर अब जाके, ठीक है, इम्प्लीकेशन तो बहुत जरूरी है हर थ्योरी। तो ये लिखने का पैटर्न है, अभी एग्जाम आ गया इसलिए एक बार मैं आपको और बता दूं कि लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही तरीके से Ma'am, excuse me. काटेंगे बाकी। यस मैम,
शॉर्ट में तो एक पेज जो टॉपिक है शॉर्ट में 4 मार्क्स का 1.5 लिखना। मान लो ये आंसर शीट है ना, इसका एक पूरा हो गया ना, तो इधर एक बैक साइड ले लो या वैसे ले लो, एक और हाफ उतना भरने का कोशिश करो। हाँ बोलिए। यस मैम ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम मैम ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हाँ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जब लिखेंगे मैम तो इज इट नेसेसरी कि वो हम पैराग्राफ में लिखें, हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं? क्योंकि हर चीज की जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जरूरी नहीं है मैम वो बहुत ज्यादा लंबी हो, तो इट डिपेंड्स कि अगर हम चाहें तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स के पॉइंट्स बेटर ऑप्शन है। पॉइंट्स वुड बी बेटर। ओके पॉइंट ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है ओके मैम ओके थैंक यू मैम। योर आंसर फॉर 16 मार्क्स एवरीवन। हाँ तो क्योंकि पूरी थ्योरी में तो लिख के आए हो ना, आगे हो जाएगा, पॉइंट में ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। ठीक है एजुकेशनल इंडिकेशन। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स। ये भी इशू होता है, मतलब तुम कितना भी पढ़ के चले जाओ यार, मैं कितना भी पढ़ा दूं, जब आपको आंसर प्रेजेंट ही नहीं करना आएगा आंसर शीट में, सब पढ़ना जीरो हो जाता है। जब आपको प्रॉपर आंसर, तो एग्जामिनर के पास तो फाइनल आंसर शीट ही जाएगा ना, पूरे साल आपने किससे पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको क्या लेना देना है। आंसर शीट में जितना आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे ना, मार्क्स विल बी टोटली डिपेंड ऑन दैट। मार्क्स तो उसका आंसर मैं आपको नहीं जानती, मेरे पास आपका क्या आएगा, आंसर शीट आएगी, यही देख के तो मैं बात बताऊंगी आपने क्या लिखा, कितना समझा चीजों को। तो आंसर शीट पे अपने आंसर को एकदम नीट एंड क्लीन पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, ये स्कोरिंग के लिए जरूरी होता है। चलिए तो लर्निंग करेंगे अभी बेटा। पेज नंबर क्या आ गया? 115। लाइटिंग समझ आना चाहिए ना, समझ आना चाहिए, इतना गंदा कि समझ ही ना आए तो फिर ऐसे कोई यहाँ पे राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, समझने लायक होनी चाहिए। ठीक है, ये वो लोग हैं जो गेट से पास करके आए कुछ नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ ना, वैसे भी हम आधे पेपर के बाद तो हो ही जाती है। स्टार्टिंग में लगता है ना टाइम है। देखो इंपॉर्टेंस करनी है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लर्निंग का, एक तो डेफिनेशन याद कर लेना, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग क्या होती है, इंग्लिश में पेज नंबर 118 देखिए, हिंदी में बताइए, इंग्लिश 118 इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, हिंदी 141 से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में बताइए एक मिनट। 141 इंग्लिश 118 इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देखिए। नहीं है इसमें, इसमें नहीं है। क्या वो हिंदी में नहीं है? नहीं है कैरेक्टरिस्टिक है। वो एक ही बात है, वही होगा जो प्रिंसिपल्स पढ़ोगे उसमें भी इंपॉर्टेंस आएगा, एक ही चीज है कैरेक्टरिस्टिक, वही है, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही चीज है। ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर, लर्निंग क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंस जरूरी क्यों है, लर्निंग जब आप लर्न करते हो ना कोई चीज को, आपके बिहेवियर में चेंज लेके आता है। ठीक है, जो चीज पहले नहीं पता थी अब आपको पता है, आपके लर्निंग बिहेवियर में चेंज लेके आएगा। ठीक है, या बोलते हैं ना कि ये लर्न जो पर्सन होता है, जो शिक्षित इंसान होता है, उसका व्यवहार आपको दिखेगा, वो कभी सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, कभी बैड बिहेव नहीं करेगा किसी के साथ, है ना, वो हमेशा सामने वाले को रेस्पेक्ट देता है, उसकी बात को सुनता है। ठीक है, दूसरा लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, लर्निंग हमेशा एडजस्टमेंट सिखाती है आपको। एडजस्टमेंट इन द नहीं कि हर टाइम हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज एडजस्ट तो हो रही है, एसिमिलेट हो रही है अंदर जाके। ठीक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है,
हर कोई सीखता है, वो चाहे जानवर हो वो भी सीखता है, ठीक है। वो अपना शिकार कैसे करते हैं, भागते दौड़ते कैसे हैं, हर कोई सीखता है, तो वो होता है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग ग्रोथ, लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वही लाइफ लॉन्ग चलती है मतलब कंटिन्यूअस है। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड और पर्पस, ठीक है, गोल डायरेक्टेड होता है। कभी भी हम जो लर्निंग होती है उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अभी आप यहाँ पे जो भी सीख रहे हो, ठीक है, इसका एक पर्पस है कि मुझे बीएड का एग्जाम क्लियर करना है। क्लासरूम में कुछ भी सीखते हैं तो मुझे टॉपिक सीखना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है। जब आप पैसिव बन के बैठ जाओगे ना, आपकी लर्निंग नहीं होगी, आप कैसे सीखोगे? जब एक्टिव होगे, इंटरेक्ट करोगे, अपनी वो है क्यूरियोसिटी है वो बाहर निकालोगे, पूछोगे टीचर से, तब आप सीख पाओगे। लर्निंग इज एक्टिव हो गया। लर्निंग इज अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, लर्निंग सीखने की चाहत कहाँ से आती है? अपने आप में भी आती है। मान लो मुझे जानना है कि ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, तो इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी तो है, साथ के साथ क्या है, सोशल नीड भी है। सोसाइटी में आपको एक पढ़ा लिखा इंसान कहलाने की नीड है, एक जॉब की नीड है, ठीक है, सोशल नीड है और साथ के साथ इंडिविजुअल नीड भी होती है। लर्निंग इज रेस्पॉन्स ऑफ द होल इंडिविजुअल टू द सिचुएशन, लर्निंग कहाँ, जब पूरी सिचुएशन में ना आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो ना, यही बताता है कि आप एजुकेटेड हो या नहीं, आपको उस चीज की नॉलेज है या नहीं, ठीक है। आपको जब नॉलेज होता है ना, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत पोलाइट वे में किसी चीज को डील करते हो, ठीक है, दूसरे के बारे में भी सोचते हो, सामने वाले के बारे में भी सोचते हो। लेकिन जब आप नहीं होते हो ना, लर्न पर्सन नहीं होगे, आप पढ़े लिखे नहीं होगे, तो आप सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो वही बता देगा कि आप कितने एजुकेटेड हो, कैसी आपकी समझ है, ठीक है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल कैसे है? ट्रांसफरेबल टीचर से लर्नर को, और फिर आपने जो सीखा है क्लासरूम लर्निंग से लाइफ लॉन्ग या रियल सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो टीचर से ट्रांसफरेबल है, टीचर से लर्नर को ट्रांसफर हो रहा है। लर्नर अपनी क्लास में सीखी हुई चीज को अपनी लाइफ में आगे जाके कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेगा। जब आप रियल टीचिंग में जाओगे, स्कूलों में पढ़ाने जाओगे, तो यहाँ से कुछ सीखा हुआ आप अप्लाई करोगे कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इंडिविजुअल डिसीजन को कैसे कैटर करना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं Excuse me, लर्निंग ma'am. इज ट्रांसफरेबल। यस, मैं हिंदी में कितने पेज नंबर पर है? 141। एक मैम बार मैं मैं हिंदी में से भी करा दूंगी, बताती हूँ। 142। एक बार मैं बोलती हिंदी की बुक से भी बता देती हूँ। अधिगम की विशेषता, ये सब तेरे कैप्चर में इंग्लिश में बोल रहे हो? कुछ नहीं है, आप कुछ पढ़े ना, मोस्टली सेम होता है, बाकी मैं आपकी बुक से भी बोल देती हूँ। लर्निंग इज पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव साइड। लर्निंग मैंने क्या बोला, लर्निंग तभी होती है जब वो तीन डोमेन्स को इफेक्ट करेगा, हेड, हार्ट, हैंड, पढ़ चुके हैं ना पहले हम, ठीक है। कॉग्निटिव, हार्ट को बोलते हैं कॉग्निटिव, ठीक है, और साइकोमोटर, ठीक है, इसको बोलते हैं। यस, बोलिए। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कॉल आ रही है आपकी वॉइस। क्या नहीं आ रही? आपकी वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को? यस मैम। मैम वॉइस क्रैक कर रही है बाकी आपकी स्टूडेंट्स थोड़ी सी जी। क्रैक कर रही है, सबके लिए ऐसे ही है या एक दो बच्चों को दिक्कत हो रही है? बाकी बच्चे प्लीज कंफर्म। मैम हिंदी में यस, पेज नंबर मैम यस वॉइस मैम। क्रैक हो रही है। क्रैक कर रही है, यस मैम। एक बार कर दो। मैम पेज नंबर कौन सा है इसमें? हिंदी में 142, ठीक है। एक बार हिंदी की बुक से फटाफट इम्पोर्टेंट खेलने लग गए, इसे रख दो उसको, मैंने इसलिए बोला हटा दो उसको। ये क्या टीचर बनेंगे, खुद ही पॉम पॉम वाली पेंसिल लेके घूम रहे हैं। बच्चों को कैसे मना करेंगे बता, बोलेंगे कोई बात नहीं बच्चा, मैं भी रख लो, आज के लिए रख लो ऐसे। ये लो चुप हो जाओ, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है मेरी क्लास में बैठे, मैम ये देखो हिंदी में आपको ये देखना कि वॉइस क्रैक हो रही है, बोल रहे सारे।
सब कह रहे Good afternoon, ma'am. You are audible. डिस्टर्ब सारे ही बोलो। Yes, now class, keep quiet. Am I audible to all of you online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's clear. How is good? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Hindi medium students, just look at page number 142. हिंदी मीडियम 142 बालाजी बुक, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है वही आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग है। अभी मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लर्निंग इज यूनिवर्सल दे रखा है, सार्वभौमिक है, ये भी डिस्कस किया। लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी डिस्कस किया। लर्निंग इज डेवलपमेंट, जब सीखते हो तब आपका विकास होता है हर तरीके का, ठीक है, सोशल मोरल, तो लर्निंग इज डेवलपमेंट है। लर्निंग इज डायनेमिक, लर्निंग इज डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तनशील, एक ही लर्निंग हमेशा नहीं होती ना, अलग अलग तरीके की लर्निंग होती है, तो डायनेमिक। लर्निंग इज कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग टाइप की लर्निंग आप करते हो, ठीक है, कंडीशनल लर्निंग। उसके बाद लर्निंग इज कलेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग कैसे होती है, अलग अलग टाइप के लाइफ में एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो, उस हिसाब से हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग इज ऑब्जेक्टिव, लर्निंग हमेशा जो पर्पसफुल बोला, ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, ठीक है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस, लर्निंग इज इंटेलिजेंस, आप सीख रहे हो, जितने इंटेलिजेंट होगे उतना अच्छा आप लर्न करोगे। लर्निंग इज एक्टिव है, मैंने बोला एक्टिव रहोगे क्लास में तो अच्छे से सीखोगे। लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल, ये भी बोला हमने, ठीक है। लर्निंग बाय एनवायरनमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो। एंड लर्निंग इज इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब कुछ नई चीज सीखना, लर्निंग का मतलब होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में और कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ लर्निंग पे चलते हैं, इसमें सीधा टाइप्स है। हिंदी में क्या है टाइप्स ऑफ लर्निंग? नहीं, थ्योरी में टाइप अलग होता है, थ्योरी अलग होती है। एक बार देखो हिंदी में क्या है, किसकी बुक है ये? हाँ, प्रकार टाइप होता है। मेथड नहीं, प्रकार, टाइप। नहीं, सिलेबस में टाइप है ना, टाइप ही करना है आपको। टाइप्स एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग भी करना है, पर टाइप फैक्टर्स तो दे रखा है हिंदी में, मुझे दिख गया था। फैक्टर्स तो है, पर टाइप भी करने हैं। टाइप नहीं है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। टाइप हिंदी में टाइप्स नहीं लिखा है, अरे लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो ये ना, हिंदी में क्लास मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको वो बताओ बस। मैम क्वेश्चन में लिख रखा बट आंसर में नहीं है। नहीं है ना, तो मतलब नहीं है, नहीं दिया दे रखा तो नहीं है। इस वाली बुक में है, इस वाली बुक में है। हां, नीचे वाली। चलिए देखिए टाइप्स क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देखिए, समझिए टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग कोई एक टाइप का नहीं होता है, देखो डिपेंड्स अपॉन, अलग अलग उस पर डिपेंड करके अलग अलग टाइप का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिहेवियर और डोमेन, ठीक है। लर्निंग कौन से डोमेन को इफेक्ट कर रही है उसके हिसाब से 3 टाइप की लर्निंग होती है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है। हेड, हार्ट, हैंड की जो बात करते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, कौन से डोमेन को आपको इफेक्ट कर रही है।
मान लो मैंने कोई डेफिनेशन बोली, आपने याद कर ली, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव जब आप उसको समझ भी जाते हो, अप्लाई कर पाते हो, ठीक है, अफेक्टिव। और साइकोमोटर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखा देते हो, साइकोमोटर स्किल्स का यूज करके, साइकोमोटर। तो ये लर्निंग का क्लासिफिकेशन या टाइप्स है, वेयर वी विल, ठीक है, डिफरेंशिएट इट ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन। लर्निंग में हमारा कौन सा डोमेन इफेक्ट हो रहा है, हेड हो रहा है, हार्ट हो रहा है, हैंड हो रहा है, उसके ऊपर अगर कॉग्निटिव इफेक्ट डोमेन इफेक्ट हो रहा है तो कॉग्निटिव लर्निंग है, अगर इफेक्टिव डोमेन इफेक्ट हो रहा है तो इफेक्टिव लर्निंग है, अगर साइकोमोटर उस काम को हम करके देख रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन इफेक्ट हो रहा है तो साइकोमोटर लर्निंग है। अब मेथड ऑफ लर्निंग के बेस पे डिफरेंट है, मेथड्स ऑफ लर्निंग के बेस पे सीखने के तरीके, ये है मैम, ये मेथड्स ऑफ लर्निंग का है। इसके बेसिस पे एक ट्रायल एंड एरर हमने पढ़ा था, याद है? एकदम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं, नहीं डिस्कस करें हम। ट्रायल एंड एरर कर करके सीखना, जो छोटे बच्चे को जिसमें करते पढ़ाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ चुके हैं, पेवलोव के डॉग वाला क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के कैट वाला, ठीक है। चेन लर्निंग होती है जब हम चीजों को, चेनिंग बताया था पिछली क्लास में, याद है आपको? चेनिंग, एक टॉपिक से दूसरे को लिंक करना, चेन, ठीक है। शेपिंग लर्निंग, शेप्स के बारे में जब सीखते हो, ठीक है, शेप करना किसी चीज को, शेपिंग लर्निंग। जनरलाइज्ड लर्निंग, ठीक है। जनरलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है जब हम, मान लो आपको सिखाया जाता है जैसे क्या बोलूं, जैसे पहले स्पेसिफिक सिखाया कि ये कैट है, इसके 4 लेग्स है, 1 टेल है, ये कैट है। फिर आपको सिखाया 4 लेग्स है, टेल है, ये काउ है, काउ है, ठीक है, काउ है, डॉग है, सबका ही 4 लेग्स एक टेल होता है। तो स्पेसिफिक मैंने ये क्राइटेरिया बताई और आपको उसका नाम बताया। जनरलाइज में आपने क्या देखा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, आप ये कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं जो जमीन पे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमें मिलते हैं, एनिमल्स होते हैं जो 4 लेग्स और 1 टेल वाले होते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, पानी में नहीं चलते, जमीन पे चलते। तो ये जनरल चीज एक हमने सीखी, ठीक है। 4 लेग्स और 1 टेल वाले पानी में नहीं होते हैं, मोस्टली जमीन पे चलने वाले हैं, उनके होते हैं। तो एक जनरल चीज हमने सीखी, जनरलाइज्ड लर्निंग इसको बोलते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग हमने पढ़ा था, देखो इधर सुल्तान वाला इनसाइटफुल लर्निंग, कि हर चीज जरूरी नहीं हमें किसी न किसी ने कहीं ना कहीं सिखाया हो एग्जैक्टली, लेकिन अलग अलग चीजें जो उससे रिलेटेड हम सीखते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं नई सिचुएशन में। उसको किसी ने, सुल्तान को ये नहीं बताया था कि जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, नहीं बताएगा, पर उसने अलग अलग जगह कुछ कुछ चीजें देखी होंगी, जंगल में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, तो उसने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा मैं इसको जोड़ के कर सकता हूँ, जोड़ के देखता हूँ, जुड़ गया था, ठीक है। उसको बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। एसोसिएट लर्निंग, जब एक चीज को दूसरे से आप रिलेट कर पाते हो, उसको बोलते हैं एसोसिएट लर्निंग। एंड डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, दो चीजें अलग अलग हैं ये आइडेंटिफाई कर पाना, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, ठीक है। बाकी अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग में प्राइम और कॉन्शियस लर्निंग, अभी जो लर्निंग चल रही है आपकी कैसे लर्निंग है? कॉन्शियस लर्निंग। आप टाइम से आके ध्यान से क्लासरूम में बैठे हो कि मुझे ये चीज पढ़नी है, मेरे एग्जाम में आना है, कॉन्शियस लर्निंग। अनकॉन्शियस लर्निंग में, अनकॉन्शियस लर्निंग में चलते फिरते आप कर रहे हो कुछ और काम, लेकिन बगल में कोई कुछ बोल रहा है, सुन रहा है, आप बैठे बैठे ना देख रहे हो उस चीज को, पढ़ा रहे हो मगर देख रहे हो उस चीज करते हुए, वो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है। वो आप ये नहीं इस चलते नहीं देख रहे हो कि आपको सीखना है, पर देख देख के आप सीख जाते हो, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस लर्निंग। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने दादू दादू के साथ रहते थे, वो लोग करते थे, तो हम कहानी सुन रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं ना, तो वो देख तो रहे हैं, हम रोज ही देख रहे हैं, तो अनकॉन्शियस लर्निंग। दादू ने कभी ये नहीं बोला कि तुम देखो ये चीज में ऐसे बैम्बू का ये बना रहे हो, प्लांट्स के बाहर ना बैम्बू का वो बनाते थे दादू, ठीक है, वो अपने आप ही बना लेते थे, बहुत सारे काम दादू को आते थे। तो ऐसे लॉन्ग ये लगा के ना, वो बैम्बू का पत्ता करके एक बार अंदर करते थे, एक बार बाहर, ऐसे ऐसे करके वो करते थे सारा, वो अपने आप ही कर लेते थे। वो बन जाता था पूरा बैरियर कि काव वाव ना खा जाए गोट वोट, तो उन्होंने कभी सिखाया नहीं कि ये ऐसे बनाते हैं, लेकिन तो अभी भी मुझे तो मैं बना लूंगी, क्योंकि अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मैं हमेशा देखती थी दादू को करते हुए, मैं वो सुना कहानी रहे होते थे, कोई बात बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो कर रहे हैं तो मैं देख तो रही हूँ ना, वो अनकॉन्शियस लर्निंग। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा इसको ऐसे बनाते हैं, तुम देखो एक बार अंदर एक बार बाहर की साइड करेंगे तो पूरा बैरियर बन जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सिखाया, ना मैंने कभी पूछा, पर मैं कहीं ना कहीं वो चीज ऑब्जर्व कर रही थी कहानी सुनते सुनते। तो अनकॉन्शियस लर्निंग, ठीक है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, ठीक है। डेवलपमेंटल लर्निंग, जैसे जैसे डेवलपमेंट के स्टेजेस में आप आगे बढ़ते हो ना,
बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, ठीक है। वो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल लर्निंग। जनरल लर्निंग, जनरली जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं जनरल लर्निंग। हायरार्कियल लर्निंग, हायरार्कियल लर्निंग क्या होती है? लोअर टू हायर, लोअर टू हायर चीजें कैसे अरेंज करनी है, ठीक है, सीक्वेंस कैसे अरेंज होती है उसको सीखना, उसको बोलते हैं हायरार्कियल लर्निंग। देखो हायरार्कियल लर्निंग को यहाँ पे अरेंज किया गया है, देखो ट्रायंगल, हायरार्कियल लर्निंग को, हायरार्कियल लर्निंग को, ठीक है। सबसे पहले आप सीखते हो क्लासिकल लर्निंग और सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग सिंबल से, उसके बाद स्टिमुलस रेस्पॉन्स। मोशन डेवलपमेंट में ही पढ़ चुके, तो हम तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ चुके हैं। डॉग वाले जो मोशन डेवलपमेंट वाले पेपर है, पढ़ तो चुके हैं। मैम पेज नंबर बताइएगा। ये मैम पेज नंबर बता दीजिए हिंदी में। हाँ बोलिए। मैम हिंदी में पेज नंबर। हिंदी में पेज नंबर क्या है? टाइप्स में टाइप्स नहीं दे रखा है हिंदी में, वही जो मैं कह रही थी, हिंदी में टाइप्स नहीं है, ये मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन लो, इसको भेज देंगे या जैसे भी होगा। और मैम जो अभी ये आपने नहीं कराया है है बोर्ड पर, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ मैम, जो अभी आपने जो बोर्ड पे पॉइंट कराए वो अधिगम को कौन प्रभावित से पॉइंट करने करा वाले रहे हैं? व्यक्तिगत कारक हैं। अभी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किया था हमने, मीनिंग की, नहीं ओके इंपॉर्टेंस की, कॉन्सेप्ट किया, इंपॉर्टेंस की, अभी हम टाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। देखिए उसके बाद होती है चेन लर्निंग, उसके बाद होती है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्बल एसोसिएट लर्निंग सिखाया था ना, जब किसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वर्ड बोलूं, जैसे रेन बोलूं तो आप बोलोगे क्लाउड, वर्बल एसोसिएट, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये सब बता चुकी हूं मैं पहले, ठीक है। रूल लर्निंग, मैथ्स का रूल जो सीखते हो, तो हाईएस्ट टॉप में क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखो हायरार्कियल लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है टॉप पे, टाइप्स में, ये भेजेंगे आपको, अभी समझ लो। इसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, फैक्टर्स, फैक्टर्स है हिंदी इंग्लिश दोनों बुक में है। मैम एक बार हिंदी में देखना, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी ग्रोथ, लॉस ऑफ लर्निंग। क्या टाइप्स के लिए कह रहे हो? यस मैम, एक बार देख लेना। हाँ एक मिनट निकालो, लाओ तो। पेज नंबर 148। बट मैथ्स लर्निंग है इसमें। हाँ मैम, बुक तो लो, लाओ तो दिखाओ। 148 पे देखना मैम। इस टाइप्स करके मतलब क्वेश्चन है। इसमें तो अलग भी रखा, मैंने तो पढ़ा था, स्कूल फैक्टर होता है, सेकंड होता है टीचर, और थर्ड होता है ये, इसमें तो आस पड़ोस वाले, ये तो दो अलग दे दिए। 148 में कहाँ टाइप्स है? मैम क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है ना 148 पे वो वाला। हाँ हाँ, आप लोगों का ये हिंदी में आप यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, ये दे रखा है ना, करके सीखना, देख के सीखना, हाँ है ना, हिंदी वाले इसमें से कर लेना, ये रहा पेज नंबर 150। तो मेथड की बात, टाइप्स, टाइप्स, अच्छा ये तो मेथड है, टाइप नहीं है, लेकिन इसमें मैम पेज नंबर 150 पर तो थर्ड क्वेश्चन ये है ना, अधिगम की प्रक्रिया को समझाइए। हाँ तो अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम के प्रकारों की व्याख्या करें, ठीक है। तो टाइप से तो आपको करनी है, पर बुक में दे नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने मेथड दिया, टाइप कहाँ दिया? नहीं दे रखा है ना, क्वेश्चन अलग बोलो पर आंसर अलग दिया है उन्होंने। नहीं नहीं, जो सिलेबस में मैं जो करा रही हूँ क्रॉस कर देना आप लोग, टॉपिक्स तो जो सिलेबस में बुक देख के थोड़ी पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस में हमें फैक्टर पढ़ना है, फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, इन्फ्लुएंसिंग या इफेक्टिंग लर्निंग। इंग्लिश में पेज नंबर 121, हिंदी में बताइए। 144
हिंदी 144 पेज नंबर, इंग्लिश 121। लाइए पहले हिंदी में मुझसे करते दीजिए। मैम सेक्टर में तो मैंने पढ़ा था स्कूल होता है, टीचर होता है, इसमें तो व्यक्तिगत और ये दे रहा है। देखो इधर अध्यापन कहाँ से पढ़ा था? सही तो लिख रखा है। मैम पेज नंबर कह दीजिए प्लीज हिंदी में। वो उसके अंदर ही आएगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत कारण में है और उस कारण में बहुत सारे वातावरण में। हाँ मैम एक्सक्यूज यस, मी ऑनलाइन स्टूडेंट। मैम पेज नंबर बता दीजिए हिंदी में। क्या कह रहे हैं? मैम रुक पेज जाओ। नंबर 144 है 144। 144, हाँ हिंदी में 144 है और इंग्लिश में 121 है। ठीक है, ओके मैम। लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। देखिए पहले हिंदी की बुक से देखिए, फिर हम इंग्लिश की बुक से देखेंगे। व्यक्तिगत कारण, वातावरणीय कारण मतलब एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं, और पाठ्य पुस्तक संबंधी कारण। तो व्यक्तिगत कारण में आते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आप बीमार हो, आपका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, आप स्कूल नहीं जा पाओगे, आप पढ़ने नहीं जा पाओगे, आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, आप मेंटली फिट होने चाहिए, ठीक है, तो आप समझ पाओगे। अधिगम की तत्परता, आपके अंदर कितनी लर्निंग की क्यूरियोसिटी है, चाहत है, तत्परता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा आप कितना सीखोगे। बुद्धि का स्तर, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है। समय, समय की अवधि, हमने तोड़ दिया, संधि विच्छेद कर दिया, इतना समय अवधि बोला, समय की अवधि, कितना टाइम आप देते हो पढ़ने में, ठीक है। बच्चे की योग्यताएं, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो है, कैपेसिटी है। परिपक्वता, कितनी मैच्योरेशन है लर्निंग के लिए। मैच्योरेशन हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, याद आ रहा है आपको। एज वाइज बच्चा कितना मैच्योर है सीखने के लिए। 6 क्लास के बच्चे को उस एज के हिसाब से ही सिखाना पड़ेगा, लर्निंग मैच्योरेशन होगी। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट 6 में नहीं सिखा सकते, ठीक है। वातावरण के कारण जो एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें है पारिवारिक वातावरण, बच्चे के घर में माहौल कैसा है, पढ़ने लिखने का माहौल है या नहीं है, या मान लो कोई बीमार रहता है, बच्चे को काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, लड़कियां हैं, मान लो छोटे भाई बहन है, उसकी देख रेख, खाना पीना इसमें लगे रह रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा का वातावरण कैसा है, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में एनवायरमेंट कैसा है, टीचर कैसा है, ठीक है। सामाजिक वातावरण, जहाँ आसपास रहता है बच्चा, वहाँ माहौल कैसा है, अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, मतलब साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, बच्चों को लेके। विद्यालय का वातावरण, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, और टीचर की पर्सनालिटी कैसी है। टीचर होता है एक जिसको देख के डर लगता है, बच्चा डरे पूछने में, कुछ पूछे ना, तो इस तरीके का। पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर कैसा है, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो उसका नेचर कैसा है। जैसे हिंदी इंग्लिश बच्चे आराम से पढ़ते, कहानी की तरह होता है, याद हो जाता है, ठीक है। थोड़ा गलत सही लिखे पर कहानी उनको पता होती है कि इस चीज की कहानी थी। मैथ साइंस में कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती है। विषय वस्तु की प्रकृति डिपेंड करता है लर्निंग को, बच्चे डरते हैं या कम समझ में आता है या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है समझाने के लिए। विषय वस्तु का आकार, ठीक है, एक टाइम में 40 मिनट के पीरियड में हमने कितना कंटेंट दिया, आकार, ठीक है, साइज क्या रखा है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं ले लिया जो बच्चों के सर के ऊपर से चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु का क्रम, पहले डेफिनेशन समझाओगे, फिर टाइप समझाओगे, फिर एंड में कंक्लूजन में क्रम कैसा है। फिर उसके बाद आते हैं उदाहरण प्रस्तुतिकरण, कितने आप एग्जांपल्स देके समझा रहे हो अपने टॉपिक को। उसके बाद भाषा शैली, टीचर की जो बोलने की भाषा शैली है वो कैसी है, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड आप कितना यूज कर रहे हो। रुचिकर विषय वस्तु, आप उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है, रुचिकर बना सकते हो अपने टॉपिक को। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं ना वो कितना अचीव हो रहा है, ठीक है। विभिन्न विषयों की कठिनाई का स्तर, ऑब्वियसली विभिन्न विषय जब मतलब हिंदी की कहानी याद हो जाती है, मैथ साइंस में बच्चों को दिक्कत लगती है समझने, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे लीजिए, इंग्लिश का देखिए। मीनिंगफुल इफेक्ट, देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग में इंग्लिश में है मीनिंगफुल इफेक्ट। मीनिंगफुल मतलब जो चीज समझाई जा रही है जितना मीनिंगफुल होगा उतना जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ठीक है, सीरियल पोजीशन इफेक्ट में कितना आपने अपने कंटेंट को सीरियली अरेंज किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट।
और डिफरेंशिएट करके पढ़ाना, सीरियली अरेंज करके पढ़ाना। प्रैक्टिस इफेक्ट, आप कितना प्रैक्टिस करते हो चीज की, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। ट्रांसफर इफेक्ट, ट्रांसफर इफेक्ट मतलब पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज जब जुड़ती है, ठीक है, तो ट्रांसफर इफेक्ट। ट्रांसफर इफेक्ट में पुरानी जो लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो और नई क्लास में पढ़ के आए हो रिलेट कर रहा है, अच्छे से आपको समझ आ रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट होता है। पता चला टीचर ने कुछ और सिखा के भेज दिया है, कोई टीचर कुछ और ही बोल रहा है, तो फिर हाँ अलग अलग होता है, फिर दिक्कत होती है। ट्रांसफर इफेक्ट। इंटरफेरेंस इफेक्ट, इंटरफेरेंस मतलब जब पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज जाके जुड़ती है, ठीक है, इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट, कैटेगराइज करके जब ऑर्गेनाइज तरीके से आप कंटेंट को प्रेजेंट करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है समझने में। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट, आपने तो पढ़ा दिया, बच्चे की प्रोसेसिंग का लेवल कितना है, कितनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इफेक्ट करेगा। स्टेट डिपेंडेंट स्टेट, स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज मेंशन की जा रही है, ठीक है, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था, मान लो उसने ये बात बोली, ठीक है, अब कोई बात है वो सुन के ऐसे लगेगा कि उसने बहुत गलत बात बोल दी, फिर हम पूछते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस बात पे उसने ये बात बोली थी। जब पूरी बात पता चलती है तो लगता है सही बोला, फिर तो हाँ ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैंने उसने ये तो नहीं बताया कि सामने वाले ने ऐसा बोला था तब मेरा ये आंसर था, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जब भी आप चीजें पढ़ाते हो ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट अपना क्लियर करके चलो तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हो गया, स्टेट डिपेंडेंट हो गया। नेमोनिक इफेक्ट, ठीक है, मोर मीनिंगफुल इमेजेस, ठीक है, सिमेंटिक कॉन्टेस्ट, इसमें लिंक करना चीजों को, कीवर्ड्स को याद कराना, ठीक है, ताकि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आज के टॉपिक में मेरे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो ये थे, ठीक है, इस तरीके से नेमोनिक इफेक्ट बोलते हैं ना। एब्स्ट्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है, मेन आइडियाज पे कंसंट्रेट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मेन आइडिया, पूरा चैप्टर पढ़ने का कुछ समरी होती है, कुछ मेन आइडियाज होते हैं, उस पे फोकस करना। जब टीचर पढ़ाने के बाद ना ब्रेन मैपिंग भी करती है, ये टॉपिक था, ये टाइप्स था, इसके एग्जांपल थे, एक दो लास्ट में जो समराइज फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है। लेवल्स इफेक्ट, लेवल्स इफेक्ट कह रहे हैं कि जो भी चीज स्टार्टिंग के लेवल में होती है ना वो अच्छे से समझ में आती है, बच्चा का इंटरेस्ट भी बनाता है स्टार्टिंग में, लास्ट होते होते बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट भी लेने लग जाते हैं या बहुत टाइम लंबा हो जाता है तो लास्ट के टॉपिक्स में, तो उसका भी फर्क रहता है। प्रायर नॉलेज इफेक्ट, पहले ही अगर कॉन्सेप्ट खराब है आगे का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, और पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटरफेरेंस इफेक्ट हम बोल ही चुके हैं। स्टूडेंट मिसकंसेप्शन इफेक्ट, किसी टॉपिक के बारे में गलत कॉन्सेप्ट बना पड़ा है बच्चे का, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो तो सही बना लोगे, गलत बना पड़ा है ना उसको सही करना बहुत मुश्किल है। टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप पढ़ा रहे हो, टेक्स्ट लिखवा रहे हो, ये बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। मैथमेटिक इफेक्ट, मैथमेटिक इफेक्ट होता है किसी भी टॉपिक पे नोट्स बनाना, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, ठीक है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक इफेक्ट। मैचुरेशन एंड लर्निंग बोल ही चुके अभी हिंदी में भी। अटेंशन, जो ज्यादा अटेंशन से सुनेगा उतना ज्यादा सीखेगा। अटेंशन। फटीग, थकावट, ठीक है, आप मान लो बहुत 2-3 क्लासेस कंटिन्यूटी में हो गई, बहुत ज्यादा थक गए हो, अब मान लो किसी कोई भी रीजन हो सकता है, आपको घर में फंक्शन है, कुछ भी है, आप कितना भी अटेंशन देने की कोशिश करोगे ना, बहुत ज्यादा थकावट अगर फिजिकल बेस पूरी नहीं होती तो आप नहीं ध्यान दे पाओगे, क्लास में नहीं कर पाओगे, ठीक है, फटीग, थकावट। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको सीखने के लिए ना मोटिवेटेड फील करना बहुत जरूरी है। अभी मोटिवेशन क्या है कि सुनना है लेक्चर, पढ़ना है, क्वेश्चन करने के अच्छे मार्क्स लेके आने पीरियड में, ठीक है ना, तो ये है मोटिवेशन फैक्टर, तो मोटिवेशन होना जरूरी है। तो ये है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग।
अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर लर्निंग स्टाइल, फिर फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस एंड यूज ऑफ आईसीटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फ्लैंडर एनालिसिस सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक से समझो, आता ही है। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। अभी तो ई लर्निंग पे आते हैं। ई लर्निंग, एम लर्निंग क्या होता है? मोबाइल लर्निंग। हाँ, एम लर्निंग मोबाइल लर्निंग होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एम तो मोबाइल लर्निंग, वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है। ये रहा ई लर्निंग 137। सेकंड में पढ़ा था हाँ, जो रिफ्लेक्टर वाला था, उसमें पीछे दे रखा है 166। मिल गया था। हाँ, ये मैंने आज ई लर्निंग देखिए 137। ये रहा ई लर्निंग का मिल गया। 5 को क्वेश्चन नंबर 5 ना, ई लर्निंग नहीं इंग्लिश की बुक में है, इंग्लिश की बुक में 137 हिंदी में है। मैम 170। मैंने भी तो वही बोला है। कोविड के बाद तो अब ई लर्निंग किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। जिसको नहीं भी पता था, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ना, ठीक है। इंटरनेट वेब बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, या उसको ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लर्निंग बोलते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ई लर्निंग में सीबीटी आता है, देखो इधर, ई लर्निंग में कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कंप्यूटर लेते तो सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। आईबीटी होता है इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, या डब्ल्यूबीटी क्लास, आपस में ही बातों में लगे रहते हो, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, फिर आईबीटी इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, या डब्ल्यूबीटी वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ये सब ई लर्निंग की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होगा ना, उसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, उसमें इंटरनेट की हेल्प और वेब की हेल्प से, तो ये सबको बोलते हैं ई लर्निंग। हिंदी में भी कराते हैं क्या हुआ सीबीटी और आईबीटी का क्या? अरे ये सब तो अब इंग्लिश में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर के टर्म्स का हम हिंदी में लिखोगे, ठीक है। वैसे ना कंप्यूटर में हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका कुछ काम है मैम, हिंदी का मैम वाला हिंदी में पेपर बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, क्या समय बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, नहीं संगणक बोलते हैं। खाली कॉन्सेप्ट करना है, देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। ई लर्निंग में क्या क्या आता है? जब इलेक्ट्रॉनिक क्लास, बहुत बातें करते हो, तुम सिलेबस देख लो, टाइम देख लो। ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग के अंदर आता है आपकी 3 चीजें आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग एंड वेब बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी, आईबीटी, डब्ल्यूबीटी। आप समझ सकते हो, इनको हम एज अ सिनोनिम ऑफ ई लर्निंग भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है, ठीक है। वेब बेस्ड, डब्ल्यूबी वेब होता है ना, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी। ई लर्निंग क्या होता है? जब आप नेटवर्क इंफॉर्मेशन का यूज करते हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हो टीचिंग लर्निंग में, दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग क्या क्या होता है? इंडिविजुअल सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग ऑनलाइन। इंडिविजुअल होता है, हर एक बच्चा अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ सकता है। सेल्फ पेस्ड होता है, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो अपने हिसाब से, सेल्फ पेस्ड। इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे होगा इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ पेस्ड? ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आपको भेज दिया जाएगा, आप जहां नहीं समझ में आ रहा रोक के 2-3 बार रिपीट करके भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। ये YouTube वीडियोस होते हैं, कुछ आप पढ़ रहे हो, आप वहां पे होल्ड करके पॉज करके 2-3 बार में भी समझ सकते हो चीजों को। ग्रुप बेस्ड ई लर्निंग, सिंक्रोनसली मतलब एक साथ जब चलता है, ग्रुप बेस्ड ई लर्निंग होती है, पूरे ग्रुप को एक साथ, जैसे अभी बच्चे बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ग्रुप बेस्ड ई लर्निंग असिंक्रोनसली, असिंक्रोनसली का मतलब होता है एक साथ, एक जैसा ना होना, अलग अलग होना, ठीक है। जैसे ग्रुप बेस्ड ई लर्निंग एसिंक्रोनसली का मतलब होता है अलग अलग, जैसे ग्रुप को सेम ही वीडियो जारी पर सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं।
अब आते हैं एम लर्निंग। एम लर्निंग होती है मोबाइल लर्निंग, ठीक है। तो आजकल कंप्यूटर की जगह मोस्टली मोबाइल में ही सारे फीचर्स होते हैं, गूगल मीट है, जाने बाकी सारे ऐप्स है, ठीक है। सबका यूज वर्ड है, आपका वो भी है, ठीक है। एक्सेल है, पीपीटी है, पीपीटी भी बनाना तो वो भी फोन में बन जाता है, तो सब कुछ ही हो जाता है, ठीक है। तो मोबाइल लर्निंग, तो एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है मोबाइल लर्निंग का? एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग है, रास्ते में भी जाते हुए आप कोई लेक्चर है, क्लास है, आप सुन सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर है, ठीक है। पेपरलेस है, ठीक है मोबाइल लर्निंग। ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल मिल जाता है मोबाइल में, ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्नर्स है, अपने आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर टाइम, बाकी बचे हुए टाइम में आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई एम लर्निंग, टाइम का बचत है, पैसों की बचत है, रिसोर्सेज की बचत है, एक साथ बहुत सारे लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो या पढ़ा सकते हो। एक्टिवली एंगेज होते हैं लर्नर्स, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी सपोर्ट करता है एम लर्निंग, मतलब किसी भी टाइम पे, किसी भी एज में, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं बैठ के कर सकते हो, इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में, या आप बाहर की कंट्री से भी कर सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग के तौर पे कहीं से भी बैठ के कहीं से लेक्चर अटेंड कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो एम लर्निंग एम लर्निंग इन इंडिया मोबाइल लर्निंग में, ठीक है। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ने इसके कोलैबोरेशन में एक ग्रुप है एसएमएस गपशप, ठीक है। बी फूड अलर्ट एक ग्रुप, जिसमें एसएमएस के थ्रू बच्चों को सब चीजें भेजा जाना था, ठीक है। अनदर इनिशिएटिव है एम गुरुजी, ठीक है, जो बच्चों को क्वेश्चंस टेस्ट डाउनलोड करने के लिए इसमें से मिल जाता है। अब चैलेंजेस फॉर टीचर्स क्या है एम लर्निंग में? मोबाइल फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा टीचर को एम लर्निंग के लिए या ई लर्निंग के लिए। तो बस यही है, ई लर्निंग एम लर्निंग, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, कोई ज्यादा डिटेल में करना ही नहीं। आगे समझ में ई लर्निंग एम लर्निंग ये भी तो हो सकता है जैसे गांव में मतलब बहुत जो अलग ही जो है वहाँ पे अभी कोविड में ही तो बहुत बच्चों का था ही नहीं, हाँ फैसिलिटी डिसएडवांटेज में आता है बिल्कुल। अभी भी रूरल एरिया जैसे जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे बोल रहे थे ई लर्निंग लाओ, टाइप्स में दे हाँ टाइप्स में इसमें क्या करना है, कमियां और वो तो दे ही रखा है, क्लास में कैसे यूज करोगे दे ही रखा है, ठीक है। बस टाइप नहीं दे रखा है, ये वाला तो लिख लो एक लाइन का, इसमें क्या है। सीबीटी आईबीटी डब्ल्यूबीटी इसके अंदर आता है ई लर्निंग बस, बाकी तो सब बहुत अच्छे से दे रखा है। कक्षा में प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, क्लास में कैसे यूज करोगे, क्लास में कंप्यूटर का यूज, कक्षा में कंप्यूटर, ठीक है। कक्षा वेबसाइट, ठीक है, स्कूल की अपनी वेबसाइट है, उसमें होमवर्क वगैरह भेज सकते हो। कक्षा ब्लॉग और विकीवेब, ठीक है। कक्षा ब्लॉग, क्लासरूम का अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हो, ठीक है। वायरलेस कक्षा माइक्रोफोन, जो वायरलेस होते माइक्रोफोन पहन के पढ़ाते हैं टीचर्स यूट्यूबर्स वगैरह, जो आराम से बच्चों को, बड़ी क्लास है वहां पीछे तक, तो आराम से सबको सुनाई दे जाएगा। मोबाइल डिवाइस, मोबाइल का यूज कर सकते हो, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज होता है क्लासरूम में, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया, बट इसमें नहीं है ना, सिलेबस में नहीं है तो ई लर्निंग के अंदर ही में मोबाइल लर्निंग आता है, तो दे रखा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बोला है। ये हिंदी बुक किसकी थी? ये शॉर्ट्स में आएगा ना। हाँ, उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ तो चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्लास कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है। हाँ, इसमें ना चाइल्ड सेक्टर में होता है, तो पावर में होता है, और जो टीचर होती है चाइल्ड के अराउंड में मतलब करती होती है, और प्रॉब्लम की तरफ प्रेजेंट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। बच्चा अपना सॉल्यूशन लेके आता है, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। ऑलरेडी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर चुके हैं। इसमें तो इस पेपर में फायदा है, बहुत से टॉपिक तो आपके उसके उसमें कवर हो गए, वहां पढ़ लो, फिर यहाँ पे क्यों पढ़ना है, खत्म।
क्लासिकल कंडीशनिंग वहां पढ़ेंगे, कंप्लीटेड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म सब कंप्लीटेड है, उसी पेपर में कंप्लीटेड है। ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल 145 हिंदी में देखिए लर्निंग स्टाइल। कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ चुके हैं, फिर हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 181 हाँ Learning style. Constructivism, online students, we have already done in paper 1. So we are doing learning style. Constructivism लॉन्ग में भी आ सकता है, वो तो लॉन्ग में ही तैयार करना है आपको, उस पेपर से लॉन्ग में कर लेना, वहाँ आया आया नहीं आया तो यहाँ आएगा तो पढ़ कर देना। दोनों में लॉन्ग में हाँ दोनों में जब नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या कर सकते हैं। लर्निंग स्टाइल में 145, इंग्लिश 145, हिंदी में बताइए। 181 देखिए लर्निंग स्टाइल में 3 लर्निंग स्टाइल पहले दिए, विजुअल लर्नर्स। ठीक है, विजुअल लर्नर्स में जो देख के सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, देख के, विजुअल मतलब विजुअल देख के ज्यादा सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को देख के ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू या पीपीटी के थ्रू पढ़ाओ तो ज्यादा सीखना पसंद करते हैं। मैप्स, ग्राफ, चार्ट इनसे समझाओ तो उनको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, ऐसे लर्नर होते हैं जो देख के समझते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि मुझे बेटर वे में समझ में आ रहा है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन से उनको दिक्कत होती है, तो विजुअल लर्नर। ऑडिटरी लर्नर्स को सुन के भी लेक्चर, डिस्कशन इससे ही समझ में आता है उनको। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाता है, या तेज तेज अपने आप सेल्फ रीडिंग करके भी उनको हो जाता है ऑडिटरी लर्नर। किनेस्थेटिक लर्नर, ठीक है, टच करके, फील करके, एक्सपीरियंस करके, अपने आप करके जब देखते हैं ना, ठीक है, तब वो बेटर सीखते हैं। जब डांसर है, अब उसको थ्योरी तो नहीं सिखा सकती, बेटा फर्स्ट स्टेप में ऐसे हाथ हिलाना, मैं चुपचाप खड़ी हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे हाथ हिलाना तो ऐसे हिला के दिखाना पड़ेगा। किनेस्थेटिक लर्नर, प्रैक्टिकल लर्नर। स्विमिंग को इंस्ट्रक्टर बोलता है बेटा गो जंप, फिर ऐसे करो, फिर आप थोड़ी कुछ कर नहीं रहा, बच्चा डूब ही जाएगा, ऐसे नहीं करना है ना, करके दिखाना पड़ेगा। डांस है, जिम्नास्टिक है, क्रिकेट है, कैसे खेलते हैं, कोच को दिखाना पड़ेगा कि बैट को पकड़ने का राइट तरीका क्या होता है, करके दिखाना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं किनेस्थेटिक लर्नर। ठीक है, वो नहीं सीख सकते ऐसे देख के, सिर्फ फोटो दिखा देंगे, बैट ऐसे पकड़ते तो पकड़ लेगा क्या, नहीं ना, किनेस्थेटिक लर्नर। ठीक है, मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो करके भी दिखाओ तभी उसको समझ में आता है। एग्जांपल मैंने बताया आपको, डांसिंग सिखानी है, स्विमिंग सिखानी है, योगा सिखाना है, क्रिकेट सिखाना है, फुटबॉल सिखाना है, आपको दिखाना पड़ेगा कैसे हिट करते हैं। खाली बोलने से तो उसको मैं फोटो दिखा दूं कि रोनाल्डो ने इस मैच में ऐसे हिट किया तो तुम भी कर देना, ऐसे नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। अब 2 स्टाइल और है, ठीक है, रिलेशनल स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल। वो तो 3 अलग अलग टाइप के, ठीक है, और 2 और है। लर्निंग स्टाइल में 2 और आते हैं, रिलेशनल स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल। फिर हिंदी वाले बच्चों की बुक से भी मैं समझा दूंगी। बालाजी में है ना, पेज नंबर 147 पे है, देखो इंग्लिश में, हिंदी में देखो। और एनालिटिकल स्टाइल मेरे बुक में तो बहुत मुश्किल से होता है। मुश्किल से होता है। रिलेशनल स्टाइल मतलब जब आप पूरी चीज को प्रेजेंट करते हो ना लर्नर के सामने, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में परसीव करना पसंद करता है। अब देखो हिंदी वाले बीच में बोलने, मैंने बोला ना आपकी बुक से मैं कराऊंगी, जितना हम लोग देखते हैं पहले इंग्लिश वालों की बुक से समझ लेते हैं, एक बार आपकी बुक पहले आती है, एक बार इनकी, फिर आपस में आप लोगों का शुरू हो जाता है। रिलेशनल स्टाइल में जब आप एज ए होल पूरे पिक्चर को प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने, वो एज ए पार्ट पिक करना पसंद करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में समझना पसंद करता है। ठीक है, कि ये पार्ट हम समझ ले फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से। एनालिटिक में, ठीक है, एनालिटिक में डिजाइन द इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, डिटेल से फोकस करता है, पूरे पिक्चर की डिटेल से फोकस करता है। ठीक है,
रिलेशनल स्टाइल में जब ह्यूमन सोशल कांटेक्ट है, ये एक्सपेरिमेंट कल्चरल रेलेवेंस है, मोर इजीली रिलेट कर पाना, किसी सिचुएशन को किसी से रिलेट कर पाना, ठीक है। और इसमें है इम्पर्सनल मोर इजीली, जिसमें पर्सनल डिटेल्स ना होना, उसको एनालिसिस करना ज्यादा इसको अच्छा लगता है, एनालिटिक्स। अच्छा ये रह गया इंट्यूटिव पिक्चर थिंकिंग। इंट्यूटिव पिक्चर थिंकिंग मतलब जो चीजें सामने नहीं भी दिख रही है ना, वो इमेजिन करके इमेजिनेशन कर सकता है। और इसमें सीक्वेंशियल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है, सीक्वेंस में सोचता है, इमेजिनेटिव थिंकिंग नहीं होती है ज्यादा। इसमें वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज और इंफॉर्मेशन को की मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ज्यादा अच्छे से वो कर पाता है। लेकिन एक काम करना, इतने 8 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टाइल में 3 या 4 कर लेना बहुत है। स्टाइल जो लिख रहे एक तो डिटेल लिखोगे इधर, ठीक है, 4 या 5 लिख लोगे तो बहुत है, ठीक है। रिलेशनल स्टाइल टास्क होते हैं मोर और टास्क ओरिएंटेड कंसर्निंग नॉन एकेडमिक एरियाज, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, ठीक है, नॉन एकेडमिक होते हैं, और एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं। एनालिटिकल स्टाइल में एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं। ये दूसरों के ओपिनियन से इफेक्ट होते हैं जो रिलेशनल स्टाइल वाले होते हैं, और एनालिटिकल स्टाइल वाले ज्यादा दूसरों के ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होते। प्रेफर टू विथड्रॉ फ्रॉम अनस्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस, जो इनको स्टिमुलेटिंग नहीं लगता, मोटिवेटिंग नहीं लगता ना, मतलब वो हट जाते हैं, निकलना पसंद करते हैं, उनको नहीं समझ में आता, ठीक है। और ये अनस्टिमुलेटिंग भी होता है ना तो परसिस्ट करते हैं, रुकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट, रिलेशनल स्टाइल वाले जो ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट है उसमें सीखना पसंद नहीं करते, ठीक है। उनको कुछ अलग चाहिए, नया चाहिए, रिलेट करके पढ़ाओ चीजों को, ऐसे नहीं कि भाई बोल के चले गए, रिलेट करो। रिलेशनल स्टाइल किसी पुरानी चीजों से, कोई लाइफ बाहर के एनवायरनमेंट में जो है चीजें बच्चा देख रहा है आते जाते, रिलेट करके पढ़ाओ, ठीक है। स्टाइल मैचेस मोस्ट स्कूल एनवायरनमेंट, और एनालिटिकल स्टाइल है, ठीक है, एनालिसिस करना, चीजों को समझना, तो स्कूल एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड है तो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। प्लैटर इंटरेक्शन एनालिसिस लास्ट में करेंगे। आप हिंदी वाले दीजिए मुझे, स्टाइल के लिए बुक दीजिए। मैम यहाँ पे ऑडिटरी लर्निंग और 40 में तुम्हारा वही दे रखा है बस, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, मैम वो जो 4 थे ना वो किनेस्थेटिक लर्निंग, 3। तो रिलेशनल और एनालिसिस वाला लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, या उसमें दे रखा होगा तो नोट्स में क्या दे रखा है देखो उसमें, इसमें ठाकुर वाले में है। लर्निंग स्टाइल्स, मैंने 500 भरे। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल दे रखा है, और कोई विजुअल लर्नर और किनेस्थेटिक लर्नर ही दे रखा है। कोई बात नहीं, हिंदी वाले यहीं से करना ही है 3 स्टाइल। रिलेशनल एनालिटिकल दे रखा है, मेन वही 3 होते हैं। बहुत लर्नर्स की बुक में तो वो दोनों आपको मिलेंगे भी नहीं, ये 3 ही मिलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लेंडर बाद में पढ़ेंगे। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, भी बहुत आसान है। 164 इंग्लिश में क्या है? 164 आईसीटी के बारे में, यूज ऑफ आईसीटी। जो अभी ई लर्निंग पढ़ा ना वैसा ही है बिल्कुल, ई लर्निंग जो पढ़ा है आईसीटी वैसा ही। हम शॉर्ट में लगा आईसीटी, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। हिंदी में कितना है आईसीटी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही नहीं आती आईसीटी में? आईसीटी वर्ड कितना यूज करते हैं हम? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैम इसको फाइल में डालना है, फाइल। हाँ, हिंदी में बताओ पेज नंबर कितना है? हिंदी में पेज नंबर बना लिया आईसीटी का, किसी को मिला आईसीटी का पेज नंबर? हिंदी में पेज नंबर नहीं है आईसीटी नहीं है। आईसो वाले में, ठाकुर वाले में तो सारे देखो, ठाकुर वाले में ना पॉइंट कोई छूटा हुआ नहीं मिलेगा, उनमें पॉइंट तो दे रखे हैं सारे,
मैम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा हाँ तो वही आईसीटी वही होता है। हाँ वो है। हाँ तो वही आईसीटी बोलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलो, आईटी बोलते हैं ना, चलो आईटी से आईटी आईसीटी। और बताती हूँ एक बताओ मैम 201 201 आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग के लिए इसको कैसे यूज करोगे? देखो कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, पहले आईसीटी को यूज करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। लर्निंग विद कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, पहले तो अबाउट जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, फिर उनके हेल्प से जानेंगे, फिर लर्निंग थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम सीखेंगे या टीचिंग लर्निंग के लिए हम यूज करेंगे। फंडामेंटल जानना जरूरी है, कंप्यूटर के बेसिक टर्म कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, किसका क्या काम होता है, बेसिक तो टीचरों को भी जानना पड़ेगा। ठीक है, कीबोर्ड माउस का यूज कैसे है, आपको एक पेपर ही टाइप करने को बोले पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मार्कशीट बनाने को बोले बच्चे को तो एक्सेल का यूज करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल में जाओगे बेटा क्वेश्चन पेपर टाइप करके देना पड़ेगा, रिजल्ट बना के देना पड़ेगा, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ग्राफिक प्रोग्रामिंग का यूज आना चाहिए टीचर्स को। रिसर्च आपको नहीं आता, सीख लो, आज की दुनिया में बिना कंप्यूटर छोड़ दिया था, यूज ऐसे थोड़ी कभी यूज ही नहीं किया जिंदगी में। क्लास छोड़ देती है, एडमिशन लेके छोड़ दिया। तो डेस्कटॉप वगैरह तो होगा, तब में प्रैक्टिस अरे करो। ऑनलाइन मिल जाती है। तो फोन में है आजकल, फोन में वर्ड है, वो है। नहीं मैं पता अब यार फिर भी जब मेरा सीरीज आया नहीं तो अरे बहुत इजी होता है। वही बहुत ज्यादा नहीं जानना प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल यूज के लिए थोड़ा बहुत जानना है। आजकल तो फोन में एक से एक ऐप है, बोल बोल के पेपर बन जाता है। हाँ, निकाल के बोल बोल के क्वेश्चन पेपर बन जाता है। प्रिंट आउट निकलवा लो। हाँ, प्रिंट आउट तुमको नहीं निकालना, स्कूल वाले निकाल लेते होंगे, अपना तुम बना कर दे देते हो, सॉफ्ट कॉपी निकालेंगे। मतलब मैंने पहले वाले स्कूल में किया, वाले जाना करती थी, खुद ही निकाल के देना पड़ता था। पैसे कौन देता था प्रिंट आउट के? मतलब अपने से नहीं, स्कूल वाले नहीं, मतलब हम करके देते थे। आप सॉफ्ट कॉपी दोगे ना? हाँ। हाँ, वो हार्ड कॉपी तो वही निकाले, पैसे कौन भरेगा? अरे बाप रे, खाली खाली बच्चे बोलते हो टीचर प्रिंट आउट निकलवा रहा है। नहीं स्कूल वाले ही करते हैं। हाँ, वही करते हैं, आप सॉफ्ट कॉपी बना के दे दोगे पेपर उनको, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी तो वही निकालेंगे। भाई हार्ड कॉपी बनाना अब आसान है, हर ऐप पे हर उससे बन जाता है। वीडियो देखो गूगल पे। हार्ड कॉपी के लिए वो भी होनी चाहिए, प्रिंटर भी हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी बोलते हैं। वो तो सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो अपना पेपर का, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इज द प्रिंट आउट जिसको आप टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। देखो सर्च इंजन, लिसन, सर्च इंजन और ईमेल का यूज आना चाहिए। कोई ऑफिशियल मेल करना हो स्कूल में हो, या बच्चों को कोई होमवर्क भेजना ईमेल के थ्रू या जैसे भी, तो इसका यूज आना चाहिए। आजकल तो मैं सोशल इम्पैक्ट, चैट जीपीटी। टेक्नोलॉजिकल चेंज में सोशल इम्पैक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। लर्निंग विद कंप्यूटर्स, ठीक है, तो अबाउट कंप्यूटर है कि कंप्यूटर और नेट के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। अब विद कंप्यूटर, विद कंप्यूटर में आप क्या क्या करोगे? प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, पीपीटी तैयार कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी टूल्स को लेकर अपना डेटा मैनिपुलेट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। गेम्स, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, गेम्स का बहुत सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, तो कंप्यूटर लैब में ले जाके आप कोई मैथ्स का गेम चला के बच्चों को अपना टॉपिक सिखा सकते हो। साइमुलेशन, ट्यूटोरियल, ठीक है, वर्चुअल लैबोरेटरीज, विजुअलाइजेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई चीजें ना 3D फॉर्म में बच्चों को अच्छे से समझ में आती है, तो कंप्यूटर में वो आप दिखा सकते हो। कोई वीडियो दिखा दो, कोई ऐसे गेम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो सब दिखा सकते हो, यूज करवा सकते हो। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑन CD-ROM, CD-ROM क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का, ठीक है, तो उसमें कोई आपने स्टोर कर रखा है कोई ऐसा इंफॉर्मेशन रिसोर्स, तो आप बच्चों को दिखा सकते हो। एनसाइक्लोपीडिया, उससे नॉलेज दे सकते हैं बच्चे किसी भी चीज की, ठीक है। उसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर में लर्निंग विद टेक्नोलॉजिकल स्किल्स,
करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटी में जब बच्चा एंगेज होता है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग ये तो इसके एग्जांपल है। बेनिफिट्स क्या है आईसीटी के? स्कूल एफिशिएंसी है ज्यादा, बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं उससे। कम्युनिकेशन चैनल्स आर इंक्रीज थ्रू ईमेल, डिस्कशन ग्रुप्स एंड चैट रूम्स। गूगल क्लासरूम वगैरह में अब बच्चों से कनेक्टेड हो, आप अगर क्लास टीचर हो, एक अकाउंट बना दिया गया गूगल क्लासरूम में, आप होमवर्क भेज सकते हो, आप जब मर्जी तब वर्कशीट भेज सकते हो। और इससे आपका नंबर भी नहीं ऐसे होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आपका नंबर देख लेंगे, चाहे आप एडमिन कंसेंट भी करके रखो मैसेज, वो मैसेज नहीं भेज सकते ग्रुप में, पर आपका नंबर तो देख ही सकता है। तो पेरेंट्स कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं, है ना, टीचर्स को फोन कर करके हर चीज के लिए फोन करते हैं, हर छोटी चीज के लिए पूछने के लिए, तो टीचर भी डिस्टर्ब होता है। तो इतनी सैलरी थोड़ी मिल रही है बाकी स्कूल में प्राइवेट, तो मिल भी रही है, तो सारा टाइम आप स्कूल में रहते हो, तो घर पे आके पेरेंट्स की कॉल आए तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो गूगल क्लासरूम वगैरह यूज करिए, उसमें फोन नंबर का कुछ नहीं है, जो आप भेजना चाहते हो भेज दो, ठीक है। ईमेल आईडी दिखेगी आपको, मेल करना है मेल करो, फोन तो नहीं करोगे ना कम से कम। Communication channels, ठीक है, increase the regular use of ICT across different curriculum subjects can have a beneficial motivational influence on student learning, ठीक है। रेगुलर यूज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की अगर आप हेल्प लेते हो अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो बेनिफिट फॉर टीचर क्या है? रिसोर्स शेयर करना आसान है, एक बार आपने क्लास में समझा दिया, फिर आप उससे रिलेटेड वर्कशीट, वीडियो लेसन, ये सब आप शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। जो सही बच्चे होंगे, समझदार होंगे, तो सर ने भेजा, मैम ने भेजा, घर पे पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं आपका, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाती है चीजें। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हेन एंड वेयर टास्क आर कैरिड आउट, फ्लेक्सिबिलिटी आप कहीं भी घर पे भी आके वो चीज कर सकते हो। गेन्स इन आईसीटी लिटरेरी स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, टीचर्स भी आईसीटी स्किल्स में अब इक्विप्ड हो गए, उनको भी पता है मेल कैसे करते हैं, क्लासरूम कैसे यूज करते हैं, मीटिंग लिंक कैसे भेजते हैं, सब उनको पता है। Easier planning and preparation of lesson, मान लो मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है, आजकल क्वेश्चन बैंक होते हैं ऑनलाइन बहुत सारे, ठीक है। आप सीधा जाके बोलो कि क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, वो प्रीवियस पूरे क्वेश्चन में से जनरेट करके आपको पूरा पेपर ही दे देगा। अगर मतलब पूरे का बनाना है आपको, मतलब फाइनल ईयर का पेपर, तो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड ही होंगे, उसमें जाके बोलो पूरा पेपर बना के आपको दे देगा, आपको बनाना भी नहीं, ठीक है। ऐसा होता है, क्वेश्चन बैंक वाले जो साइट्स है ना, वो जनरेट क्वेश्चन पेपर को वो जनरेट करके दे देगा, ऐसा है, सब कुछ होता है। बहुत सारे प्रीवियस के पेपर है, ये है वो है, तुम बोलो जनरेट तो सब इधर उधर से कहीं से कंटेंट उठा के जनरेट कर देगा पेपर, तो ऐसा भी होता है। तो टीचर्स के लिए बेनिफिट होता है। प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्टेड टू कलीग्स, कलीग्स के लिए प्रोफेशनल इमेज बनती है, वी आर सो प्रोफेशनल, कलीग्स को जलाने के लिए बैठे हुए कोई काम नहीं है, ठीक है, कि ये प्रोफेशनली इक्विप्ड है, इसको आता है कंप्यूटर और बाकी सब चीजें। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मतलब किसी को नहीं आता होगा उसके लिए, ओह माय गॉड शी इज सो प्रोफेशनल, वैसा नहीं आ रहा। अरे उसकी स्किल्स अगर आपको आएंगी, वो बात बोल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे अगर आप कोई टास्क देते हो, बच्चे से करवाते हो, तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट टॉपिक तो सीख ही रहा है, साथ के साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज भी सीख रहा है, तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट फील करता है। टीचर आईसीटी का यूज करता है लर्नर्स को मोटिवेट करने के लिए, कैसे स्टूडेंट को बेनिफिट और टीचर को बेनिफिट। एक पढ़ लेना, टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके डिटेल में हम जाते ही नहीं अंदर। आईसीटी एंड द यूज ऑफ आईसीटी हेल्प्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्नर को मोटिवेट कर रहा है, बेसिक स्किल सिखा रहा है, टीचर की ट्रेनिंग अच्छी करा रहा है, बस खत्म। अब इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे। लाओ दो हिंदी के बच्चे इतनी मोटी बुक बना दी है, सिलेबस के हिसाब से बना, और इसमें कुछ लेवल पे ही वाले कर दिए, इससे अच्छा तो ट्रांसलेट करके बुक बना देते, उसमें तो मिलता ना। सही बात है। किसने क्या होता है, बालाजी ने छापा है, कितनी मेहनत की थी उसने, मेहनत करता तो मिलता है, उसने भी तो कितनी मेहनत की होगी छापा है। ये रहा, ये देखो इधर है तुम्हारा पेज नंबर 223 पे, 223 देखिए पेज नंबर। हिंदी वाले बच्चे 223 देखिए, ये आईसीटी वाले क्वेश्चन के लिए हिंदी वाले बच्चे 223 देखिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ वही है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना, वही है आईसीटी। ये जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एजुकेशन एंड देयर यूजेस इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये है
ये है आपका आंसर, ठीक है, वही है जो मैंने पढ़ाया है। उस पर मार्क कर देंगे। तो मार्कर है, कोई बात नहीं मैम, चलेगा। ठीक है, ये है आपका। अच्छा नहीं। छात्र स्वयं सीख सकता है अपने पेज से, ये वही चीज है, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपका आईसीटी वाला पूरा क्वेश्चन 223 पेज नंबर पे है, यहाँ से करना है आपको। नहीं नहीं, फोर्थ यूनिट रहना तो कौन? अरे तो थर्ड इंग्लिश खत्म। हार्ड कह रही है। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमने सीधा बोला था तो हम इसको अधिक हो जाता था। तुमने बोला यूनिट। अरे इसको यूनिट 4, यूनिट 4। मैम वो जो एक थ्योरी दे रही थी, ये देखिए, ये नोट तो आपको मैम ने भेज रखा है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो बालाजी मैंने बता दिया कहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी है, देखिए आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से दे रखा है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजेज है, बहुत अच्छे से है। रोल ऑफ आईसीटी, मैम मैम ऑनलाइन स्टूडेंट, यस बोलिए क्लास। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, जो आप पढ़ा रहे हो तो सिलेबस में सिर्फ हमारे वही क्वेश्चंस आएंगे? हाँ, जो पढ़ा रही हूँ मैं वही आएगा, मैं आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, आपको बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना। ये तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, बुक में बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी होती है आपको समझाने के लिए, और हर चीज ओके मैम। ठीक है। हमारा तो यस हम जो मैम। टॉपिक बोल रहे हैं ना वो पढ़ना है आपको। हमारा ये सिलेबस होता है आपके फ्रंट पेज पे, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस देखना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। चलिए 4th यूनिट पे आते हैं। तो मैम ये वो जो लेटर इंटरेक्शन हाँ, ये तो पढ़ेंगे लास्ट में, एकदम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आज बल्कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ लेंगे हम, 15 मिनट रहेगा, अपने याद कराना। पहले वो खत्म कर लेंगे, एक टॉपिक सेकंड पेपर का रह रहा है, वो आज खत्म कर देंगे। फ्लैंडर इंटरेक्शन फ्रेश होकर पढ़ना अच्छे से। नोटबुक पेन वेन सब ले आना, सबकी नोटबुक मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझ लोगे तो रखना नहीं पड़ेगा, मैथ्स का काम है उसमें, ठीक है। समझ लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता ही 16 मार्क्स में, फ्लैंडर इंटरेक्शन, तो सीख लेना अच्छे से उसको। अरे 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, पढ़ाइए फ्लैंडर इंटरेक्शन। मैंने बोला तो मैं उसको छोड़ रही हूँ, लास्ट में समझा दूंगी, हाँ डिटेल में लास्ट में। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सबको समझना है क्योंकि वो आता है और सबको लिखना भी आना है। क्यों नहीं आ रहा? वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट 4 फर्स्ट टॉपिक क्लास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है इवैल्यूएशन की, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऐसा कुछ नहीं आएगा तो किसी को ना आता हो, इसमें भी कुछ नहीं है, आसान है। आती है, नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे। और बैक वाले फिर क्यों नहीं पास, अभी इतना तो कोई भी नहीं है कि बैक आने के बाद भी दोबारा ना पास हो। तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लग रहे, पढ़ लो बैक आने के बाद भी पास हो। पढ़ लो, एक बार में करना है, इससे बदनामी नहीं करवानी है, ना अपनी करवानी ना टीचर की ना इंस्टीट्यूट की। पढ़ लो, सबको पास होना है। 33% होता है, वही 33 के हिसाब से देख लो 80 में कितना। उतने ही पेपर करते हैं। हाँ मैं तो उतने ही करके आऊंगी। बैंक जो भी लिख दिया करोगे ही उतना तो फिर कट के तो खत्म ही हो जाएगा। उतना ही करेंगे जितना सही है। क्लास इवैल्यूएशन क्या होती है, देखिए हम बच्चों को कितना आया नहीं आया उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्लास में टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म होता है जिसमें हम डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो रहा है कि नहीं। टेस्ट जस्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। टेस्ट एक सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है इवैल्यूएशन का। बाकी इवैल्यूएशन हम बोले
तो बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है, ठीक है, बच्चा डांस में कैसा है, बच्चा बोलने में कैसा है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, सबका ध्यान हम रखते हैं। मोरल डेवलपमेंट कैसा है, सोशल डेवलपमेंट कैसा है, ओवरऑल, तो इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। ब्रॉडर टर्म है, इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। हम जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी चल रही है। और क्लास में जो आप टेस्ट ले रहे हो छोटा सा इसका एक पार्ट होता है। टेस्ट लेने से क्या देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है और टेस्ट जो आप ले रहे हो वो एक उसका पार्ट होता है। तो इवैल्यूएशन करना है, तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दे रखी है, देखिए 229 पेज नंबर इंग्लिश में 229, हिंदी में देखिए मूल्यांकन कहाँ पे है, 257 इंग्लिश 229 257। The process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of all students as they progress through school is called evaluation. ठीक है, बिहेवियर में चेंज कैसे पता चलता है, डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से ही पता चलता है। अल्टीमेटली ओवरऑल डेवलपमेंट का जब हम ध्यान रखते हैं कि कैसी प्रोग्रेस है बच्चे की ना, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझा हमने, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, मूल्यांकन करने की जरूरत क्या है। अब इंग्लिश की बुक में ना नीड नहीं दे रखा पर पर्पस और इंपॉर्टेंस दे रखा है, वही चीज नीड में आती है, एक ही बात है। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस में ब्रैकेट में पेंसिल से या पेन से नीड लिख लीजिए, वही बात होती है, ठीक है। पर्पस इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 230 पे है, तो जो इंपॉर्टेंस होती है, जो पर्पस होता है, वही जरूरत भी होती है, नीड वही होती है, ठीक है। अब इवैल्यूएशन की नीड क्या है, इवैल्यूएशन की नीड है डायग्नोस्टिक। जब टाइम टू टाइम आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन लोगे, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब जब प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चे में, मान लो उसका जो टेस्ट में है मार्क्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मेजर कर रहा है, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि क्यों नहीं आ रहा है, डायग्नोस्टिक, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इवैल्यूएशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है, डायग्नोस करना, कमियों को जानना, कमी को जानोगे तभी दूर कर पाओगे, तो डायग्नोस्टिक, ठीक है। फिर रिमेडियल, मैंने आपको आपने बोला मैम मुझे ये पावर का नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने समझा दिया, फिर मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, नहीं तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी बताऊंगी, बेटा आप ये सम्स ले जाओ, इसको रोज प्रैक्टिस करना इतना, ठीक है, वो मैंने उपचार बताया, रिमेडी बताई, ठीक है। तो अब रिमेडियल आपका काम आया, दवाई काम आई कि नहीं आई, दोबारा टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा। तो डायग्नोस्टिक के लिए भी, डायग्नोस करने के लिए भी हमें चाहिए इवैल्यूएशन, हमें रिमेडियल जो टीचिंग हमने की वो काम आया नहीं आया, उसको जानने के लिए भी इवैल्यूएशन करना है। To clarify objectives of education, क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव लेके गई हूँ, आज की मेरी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ई लर्निंग, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, ये हमारी आज की क्लास की ऑब्जेक्टिव है। अब अचीव हुआ है या नहीं हुआ कैसे होगा, जब मैं आपसे पूछूंगी, इवैल्यूएट करूंगी, तभी तो पता होगा कि ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो इवैल्यूएशन, ठीक है, जरूरत है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स गाइडेंस आल्सो, जैसे बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, अगर उसको गाइड करने की जरूरत नहीं, बेटा इस फील्ड में आप और अच्छा कर सकते हो, तो भी इवैल्यूएशन करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, ठीक है। हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, आपको क्लास में क्लासिफिकेशन करने में आसानी रहेगी, बिलो एवरेज बच्चा, एवरेज, अबव एवरेज बच्चा, ठीक है, सब क्लासिफाई हम कर सकते हैं। गाइडेंस हमने कर दिया, क्लासिफिकेशन हेल्पफुल इन इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मान लो मेरा मेथड बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, ज्यादातर बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी टीचिंग मेथड में इंप्रूवमेंट ला सकती हूं, ठीक है। तो ये नीड में आता है, तो आपको करना था कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक छोटा सा है ना, फर्स्ट ये हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे इधर 229 पेज नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स से देखिए, इवैल्यूएशन, हमारे में सेम ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है, सॉरी कंटीन्यूअस प्रोसेस, ऐसा तो नहीं जैसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन क्या है, डेवलपमेंट के भी तो मेजर कर रहे हो कैसे हो रहा है, तो वो भी कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इवैल्यूएशन करते रहोगे तो भी पता चलेगा बच्चे का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें हम एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, मोरल, फिजिकल, सोशल सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव है।
चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चों के लिए होता है। रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा, ठीक, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, बच्चों को टीचर और बच्चे दोनों ही इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। सिस्टमैटिक मेथड है और साइंटिफिक मेथड है। सिस्टमैटिक में पहले इवैल्यूएशन किया, हमने बीमारी का पता लगाया, फिर रिमेडियल टीचिंग दी, उसको सॉल्यूशन दिया, फिर देखा मेरा सॉल्यूशन काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा तो टीचिंग मेथड चेंज करना। तो बिल्कुल साइंटिफिक एक तरीके से हम काम कर रहे हैं इसमें। टीचिंग मेथड, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड भी बता देता है इवैल्यूएशन। आप टेस्ट लोगे, मैंने बोला ना कि आधे से ज्यादा क्लास फेल हो रही है, बहुत कम नंबर 2-4 बच्चे ही कर पा रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इनको तरीका बदलना पड़ेगा। मे भी आपका टीचिंग मेथड परफेक्ट था पर इन बच्चों के लायक नहीं था, हो सकता है उनका लेवल वो नहीं है, तो फिर आपको उनके लेवल के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस, ये हर स्कूल में इवैल्यूएशन होता है, चल रहा है, ठीक है, हर स्कूल के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स, टोटल पर्सनालिटी को कंसर्न करता है। मैंने बोला ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सबकी बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैसा है, फिजिकल कैसा है, हर एक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट की बात हम करते हैं। हिंदी वाले बच्चों को मिल गया ये सारा ऐसे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। उसके बाद हम आते हैं इवैल्यूएशन डिवाइसेस। अब इवैल्यूएशन करेंगे कुछ ना कुछ तो तरीका मेथड हमें चाहिए, रिटन, ओरल एंड ऑब्जर्वेशन। डिवाइसेस ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, रिटन, ओरल, ऑब्जर्वेशन। रिटन, ओरल, ऑब्जर्वेशन। फॉर्मेटिव, समेटिव, रीडिंग, कंटीन्यूअस। रिटर्न के 3 है, निबंध, लघु टेस्ट होते हैं ना स्कूल्स में, रिटन टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, ठीक है। हम ऐसे ही ओरल एग्जाम देख लेते हैं पहले, फिर रिटन देखेंगे। ओरल एग्जाम ज्यादातर किसका होता है, छोटे बच्चों को ज्यादातर राइम सुना दो, एबीसीडी बोल के सुना दो, C4 क्या होता है रीड करके दिखा दो, ओरल। और बड़ों में कब होता है, जब प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन जब कराते हो तब ओरल है, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप बना के पीपीटी प्रेजेंट करो, साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है, या डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, या स्पीच होता है, ठीक है, वो तो फिर अलग को करिकुलम में चला जाता है, ऐसा ओरल टेस्ट होता है, ठीक है। ओरल टेस्ट में ज्यादातर वो प्री प्राइमरी या नर्सरी के जो बच्चों का होता है ओरल ज्यादातर होता है, और साथ के साथ आपका ओरल टेस्ट होता है जो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, ओरल टेस्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट पीएचडी वगैरह में भी थीसिस वगैरह कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन होता है, आप रिटर्न देना चाहते हो, आप ओरल देना चाहते हो, ठीक है, इंटरव्यू की फॉर्म में, इस तरीके से। और वाइवा होता है, वाइवा वॉस बोलते हैं उसको पूरा। प्राइवेट पायलट ओरल एग्जाम, ठीक है, FFA जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उनका भी एक पार्ट होता है। तो ओरली भी आपको कितना आता है आपकी नॉलेज को जानने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से ओरल टेस्ट। रिटन टेस्ट होते हैं ज्यादातर स्कूलों में, रिटन टेस्ट अभी जो तुम जो एज ग्रुप को पढ़ाने जाओगे मोस्टली रिटन टेस्ट है, ठीक है, क्लासेस में। अब वो यूपी हो गया, ठीक है, हाफ ईयरली हो गया, फाइनल टर्म हो गया, तो इसमें कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होता है रिटन टेस्ट में। ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो रिटन टेस्ट में होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू तो मैच द फॉलोइंग दे सकते हो, ट्रू फॉल्स देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप दे सकते हो। इनको भी डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। हां, थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अब आते हैं ऑब्जर्वेशन। आप देख रहे हैं मेरे साथ Somebody's microphone is unmuted, please mute your microphone. ऑब्जर्वेशन आपको याद है पर्सनालिटी असेसमेंट में पढ़ा था बहुत डिटेल में, याद आ रहा है। ऑब्जर्वेशन पढ़ा था पर्सनालिटी असेसमेंट के प्रोजेक्टिव सब्जेक्टिव मेथड जब हम पढ़ रहे थे, याद है, उसमें हमने पढ़ा था ये फॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव मेथड पर, उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड पर जब हमने पढ़ा था किसी की पर्सनालिटी कैसी ऑब्जर्व करके पता लगाते हैं,
ठीक है। तो ये टेस्ट के हिसाब से भी ऑब्जर्वेशन आप देखते हो कि कौन कैसे अपना काम कर रहा है, ठीक है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ऑब्जर्वेशन भी एक टूल होता है उसका एग्जामिनेशन, उसका इवैल्यूएशन का ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। तो इसमें भी सारा वही दे रखा है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड तो ऐसे ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हो कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे। और स्ट्रक्चर्ड में मैंने आपको बोला था, याद है कि किसी फ्रेंड ने आके बोला कि इस बच्चे ने मुझे मारा, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, टीचर ने कभी नहीं देखा, तो क्या करेगी? मैंने बोला था कॉरिडोर में जा रहा है किसी बच्चे को बोलेगी जा तो ऐसे बोल के देख, और सीसीटीवी में देख रही कैसा बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पूरी प्लानिंग के साथ कि मुझे देखना है कि इस टाइम पे इसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट पेपर में ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। देखो इधर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम थोड़े थोड़े टाइम पे टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। जैसे यूटीज होती है ना आपकी, वो फॉर्मेटिव में आती है। कौन सी आती है? यूटीज, यूटीज, ठीक है, क्लास टेस्ट, ये सब किसमें आती है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। आजकल पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं, यूटीज को पीटीज भी बोलते हैं, एक ही बात है, यूटीज बोलिए या पीटीज बोलिए, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, या क्लास टेस्ट जो आप लेते हो, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ाया, एक एक्सरसाइज कराई मैथ्स की और क्लास टेस्ट ले लिया। वीकली टेस्ट बोलते हैं ना, वीकली ले रहे हो तो वीकली टेस्ट है, क्लास टेस्ट को चाहे टीचर 2 दिन कंडक्ट करो तो टीचर पे डिपेंड करेगा। पर क्लास टेस्ट तो आप छोटे छोटे यूनिट्स का, छोटे छोटे चीजों का ही लेते हो ना, ठीक है, कि ये चैप्टर खत्म हो गया इसका मैंने ले लिया, ऐसे ले लोगे। अब मैथ्स का कोई एक्सरसाइज खत्म हुआ तो चैप्टर में तो बहुत एक्सरसाइज होते हैं, तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास टेस्ट हो गया, यूटीज हो गए, 2 यूनिट हो गए, यूटी कंडक्ट कर लिया, तो यूटीज हो गया, पीटीज हो गए, क्लास टेस्ट हो गया, सब ऐसे स्टेटमेंट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन थोड़ा सा पढ़ाया टेस्ट लिया, थोड़ा सा पढ़ाया टेस्ट लिया, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव होता है जब आप एक लॉन्ग टर्म पढ़ाने के बाद जाकर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, जैसे हाफ ईयरली और फाइनल टर्म, हाफ ईयरली फाइनल टर्म, इसको बोलते हैं समेटिव, ठीक है। और डायग्नोस्टिक तब करते हैं जब प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, अभी तो बताया, ठीक है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए किसी बच्चे में, ठीक है, उसको नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कब लेते हैं? चैप्टर पढ़ाने के बीच में भी आप ले सकते हो। जैसे 2 टॉपिक करा है मैंने, 2 टॉपिक का मैं चाहूँ मैं टेस्ट ले लूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलो भाई पहले तो टेस्ट दो उसके बाद में आगे बढ़ूंगी, है ना। ये समझ में आया तो ही तो आगे के पढ़ाने का फायदा है। तो ड्यूरिंग द टेस्ट हो सकता, चैप्टर हो सकता है, या एट द एंड ऑफ द चैप्टर हो सकता है, ठीक है। फायदा क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। आपने पता चला पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चे को 40 नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर्मेटिव टेस्ट लेते रहोगे तो पता चलता रहेगा प्रोग्रेस क्या है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है टीचर को, ठीक है, ताकि अपनी टीचिंग में नेसेसरी कुछ चेंज लाने हो तो ले आओ स्टार्टिंग में, है ना। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मेथड बदलना पड़े तो कितना मुश्किल है, सिलेबस खत्म करना इतना मुश्किल है, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर से पढ़ाओगे अलग मेथड से, कितना मुश्किल है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। यूजफुल गाइडेंस, बच्चों को भी गाइडेंस मिलती रहती है, टीचर को भी मिलती रहती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। बच्चों को गाइडेंस मिलेगी कहाँ आप गलती कर रहे हो, है ना, किस चीज को आपको सुधारने की जरूरत है।
हो सकता है ऐसे टेस्ट का रिकॉर्ड किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप मेंशन ना कर रहे हो, पर वो दोनों के लिए ही जरूरी है, गाइडेंस दोनों को मिल रही है, टीचर को भी और बच्चे को भी। समेटिव इवैल्यूएशन, फाइनल प्रोग्रेस जब बच्चे का देखते हैं कि 6 मंथ पढ़ा लिया, अब हाफ ईयरली कंडक्ट करना है, 6 महीने में बच्चा क्या सीखा, ठीक है, तो ये हम फाइनल प्रोग्रेस के लिए देखते हैं। जब हम कोर्स ऑफ लर्निंग को कंप्लीट करते हैं पूरा, ठीक है, कोर्स है 4-5 चैप्टर्स हमने ले रखे थे, उसको कंप्लीट करने के बाद लेस फ्रीक्वेंटली लेते हैं, फॉर्मेटिव हम मोर फ्रीक्वेंटली कभी भी ले सकते हैं, वीक में 1 ले लो, 2 ले लो, जब मर्जी ले लो, पर ये लेस फ्रीक्वेंट होता है, साल में 2 बार हो रहा है। ऐसे वन ऐसे दो। हाँ, समेटिव असेसमेंट है तो ऐसे का फुल फॉर्म समेटिव असेसमेंट ही तो होता है, ठीक है। लेकिन जब सीसी जब आया था ना, सीसी जब था तब ऐसे यूज करते थे, आप नहीं बोलते ऐसे 1 ऐसे 2, अब इसका बदल ही गया है, हाफ ईयरली बोलो, टर्म 1 बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, फाइनल टर्म बोलो, ये टर्म ही हट गया, सीसी जब से हटा है तो अब नहीं बोलते ऐसे 1 ऐसे 2। बच्चों का पेपर लेता है ऐसे वन ऐसे दो नहीं, स्कूल वाले ये लिखवाते हैं। स्कूल वालों को नहीं पता, वो सीसी खत्म हुआ तब खत्म हो गया, आप नहीं लिखते नहीं, हाँ फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म आप नहीं लिखते, समेटिव करो मैम फाइनल ईयर फाइनल टर्म, फर्स्ट टर्म या मिड टर्म, फाइनल टर्म, मैं इसीलिए चुप हो गई। मिड टर्म जो सीबीएसई की वेबसाइट पे लिख सकते हैं। हम लोगों को करना होता है ना, जो नई जो गाइडलाइंस है सीबीएसई की, तो हमें जैसे अपने रिसर्च के काम में हमें देखना होता है, हमें जाकर पढ़ना होता है क्या चेंज आएगा, तो सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है ना वो खुल के पढ़ना है। नई जो मार्किंग स्कीम आई है पोर्टफोलियो पे अटेंडेंस पे 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं दे सकते बोर्ड के एग्जाम में। रेशियो है 60 नंबर का पेपर जो 6 to 8 का बनता है ना, 14 24 14 कुछ ऐसा फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में ही आपको चल रहा है, 14 के 1 मार्क का क्वेश्चन होने ही चाहिए, तो ऐसा है, तो रेशियो होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, आधे तो स्कूल वालों को ही नहीं पता होता, मैं बताऊं उनको ही नहीं पता कैसे चल रहा है दूसरों को देख देख के, पहले पढ़ो तो सीबीएसई क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, पहले उसकी गाइडलाइन जाके पढ़ो समझो तब काम करना, बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। तो उसमें जो उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने मिड टर्म एग्जाम बोला है और फाइनल टर्म एग्जाम बोला है, समेटिव वर्ड आजकल नहीं यूज करते हैं। सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है वो पेरेंट्स को ज्यादा पढ़नी चाहिए। हाँ पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए कि अपने बच्चे को तुम सही मार्कशीट भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, है एडीपी नया हो, अटेंडेंस के 5 मार्क्स, पोर्टफोलियोज है, मल्टीपल असेसमेंट है, बहुत सारी चीजों के नंबर लग रहे हैं। अगर बच्चे को एक्टिविटी और पेरेंट्स को पता होगा तभी तो एक्टिविटी जैसे मान लो मॉडल बनाने को दिया, तो वो इनको लगता है फालतू के काम कर रहा है स्कूल वाले, आजकल तो उसमें ही नंबर लग रहे हैं, पूरा साल अगर बच्चे ये सब भी कर करके ले आए ना, बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे बच्चे के, बाकी जो 60 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें तो 20 में से ही लग रहे हैं। अभी जो पूरा हमने पढ़ा सीबीएसई का सारा साइट पे जाकर दिया वो एकेडमिक्स के सब कुछ दिया हुआ, स्कूल वालों को ही नहीं पता होता है, ये प्रॉब्लम। लेस फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होता है, ठीक है, और रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए बच्चों के बीच में, ठीक है, मेरिट के बेस पे उनको प्लेस करने के लिए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड पोजीशन इसकी है, पोजीशन देते हैं ना उसके लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करता है, बच्चों की नीड पता करने में हेल्प करता है, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या नीड है बच्चों की, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है फॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से भी पता लगा सकते हो कि बच्चे को क्या दिक्कत है, डिस्कशन करके भी पूछ सकते हो, तो टेस्ट लेके देख सकते हो, ठीक है, फॉर्मल। तो ये तीनों हो गया आपका फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। उसके बाद है ग्रेडिंग एंड स्टाइल, ये जो ग्रेड देते हो ना ए बी सी, ग्रेडिंग एंड स्टाइल। ग्रेडिंग के बाद लिसन, ग्रेडिंग के बाद हमारा एक टॉपिक रह गया ये और एक फ्लैंडर रह गया, 2 टॉपिक रह गए, लेकिन हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पहले खत्म करेंगे आज, ठीक है, वो हमेशा रह जा रहा है तो उसको खत्म करेंगे। बुक में दे रखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म, कौन सा दे रखा मिला तो वाला दिन देखो ग्रेडिंग क्या होती है, जब आप ग्रेड्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्लास का, देखो मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग क्या क्या होती है, जैसे एक होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड, ठीक है, इसमें परसेंटेज के बेस प्रीडिफाइन कर देता है, सीबीएसई नहीं करता 90 से इतना है 80 से इतना है,
तो ये प्री डिफाइंड होता है। देखो इसका स्कोर परसेंटेज दे रखा है पेज नंबर 243 इंग्लिश में। हिंदी में बताइए कहां है? इसमें प्री डिफाइंड कर देते हैं, इतना परसेंटेज आया तो ये ग्रेड लगाना है। 80% और अबव आएगा तो ए ग्रेड लगाना है, 70 to 79 आएगा तो बी लगाना है। मतलब परसेंटेज वाइज पहले से डिसाइड कर देते हैं, सीबीएसई ने भी डिसाइड कर देते हैं, इतना आएगा तो आप ए लगा दो, इतना आएगा तो बी लगा दो। तो मैम ये ओ क्या है? कहां है? आउटस्टैंडिंग होता है वो। हमारे में तो स्टार्टिंग ही ऐसे करते थे a प्लस b। हां इसमें 80 प्लस को और डिग्री दे रखा है तो ना। अलग अलग मेथड होता है ना, हो सकता है बाद वाला तुम्हारा पहले बता रखा हो, देखेंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक का देख ले, ठीक है। तो ये परसेंटेज बेसिस और है। ए भी तो दो टाइप्स के होते हैं। अब क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं। देखो इधर क्राइटेरिया के बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी है, अगर परफॉर्मेंस लेवल आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है तो ए प्लस लगा दो, ठीक है। ये अलग अलग मेथड होते हैं, तरीके कोई एक आपको अपनाना होता है, सब थोड़ी ना अपनाना है। हम आजकल सीबीएसई में परसेंटेज वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अबव एवरेज है बच्चा तो ए लगाइए, गुड है तो ये एवरेज है तो बी, बिलो एवरेज है तो सी, और वेरी पुअर है तो डी, ठीक है। रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड में ये काफी यूज होता है, ये स्कूलों में यूज नहीं होता, क्योंकि पता होना चाहिए। रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड में जो टॉप 7% है क्लास के, मतलब क्लास में 3 बच्चे हैं तो मार्क्स वाइज उनको देख लीजिए। टॉप में जो 7% बच्चे आएंगे ना, उन सबको ही ए लगाना है। टॉप में जो 7% बच्चे आएंगे उन सबको ए देना है। फिर वो है ना मैम, इसमें तो वो दे रखा है ना। हां तो ए है, यहाँ पे ए है, हमारे में दे रखा है, हिंदी में वो दे रखा है, इंग्लिश में ए कर लो। यू कैसे दे नीचे रुक जाओ देखते हैं। और डी नीचे में जो नीचे टॉप और जो मिडिल ए प्लस था ना, शायद उसको ओ कर दिया है। ए तो आउटस्टैंडिंग का ओ लेटर आता है ना, उससे वो देखा है, ठीक है। पर वो वाला बहुत रेयर यूज होता है आजकल, नहीं अब वो वाला यूज आजकल मैम मैंने तो देखा ही नहीं, वो बहुत कैसे वो नहीं करते। टॉप मिडिल 25%, बीच के जो 25% बच्चे हैं उनको बी दे दो, और मिडिल 38% को सी दे देंगे, और बॉटम मिडिल 20 नीचे के 24% वालों को डी, और नीचे का जो 7% बच रहा है उन सबको ई देना है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा ई नहीं है हमारी है, हमारे में ई हमारे है, में डी है। डी के बाद वही हो गया ना। हाँ वही हो गया, ऊपर नीचे बी किसको दे ए रहे भी हैं? 24% को। हाँ बी 24%। हाँ हाँ, ऊपर टॉप वाले 24%, और सी 38, डी 24 जो लास्ट से है। हाँ लास्ट नीचे बॉटम मिडिल है, और लास्ट के 7% को ई। जो टॉप पर है सब नीचे। तो ट्रेडिशनल जो ग्रेड सिस्टम है तो लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और पास फेल तो आजकल लिखते नहीं, खत्म है ये क्राइटेरिया, ठीक है। पहले चलता था, पहले चल पास एंड प्रोमोटेड लिख देते हैं, पर पास फेल ऐसे अलग से नहीं लिखते हैं। बैक ये लिखते, कंपार्टमेंट लिखते हैं। कंपार्टमेंट लिखते हैं। चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखो इधर क्लास। ये देखिए मिनिमम सेंटर से मिनिमम सेंटर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है, पोर्टफोलियो है, इससे बच्चे की इवैल्यूएशन का पता चलता है, प्रोग्रेस का पता चलता है। हिंदी वाले दे दीजिए जल्दी भाई। व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम? वही है आपका ए प्लस की जगह ओ दे रखा है बस। हाँ इसमें ये नहीं देखा, ओ दे रखा है। नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, आउटस्टैंडिंग का ओ लिया है मैम बस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन से थे? ग्रेडिंग विधि। क्या? ग्रेडिंग विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम भी तो बोलेंगे। जो दो टाइप्स आपने बताए थे ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक तो होता है एब्सोल्यूट मेथड, जिसमें फिक्स रहता है पहले से, एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, दूसरा रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग दे रखा है इसमें। चलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म देखिए, क्लास सेकंड पेपर इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 पेपर 2 का एक टॉपिक रह गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, वो देख लीजिए जल्दी से।
ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। ये रह गया था पेपर 2 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम डिस्कसिंग द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ पेपर 2 वन एंड ओनली टॉपिक ओके मैम। one and only topic was left from paper 2 and I am discussing that. यूनिट कौन सा है? 4 अब देखिए एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड दिस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है? जब कंट्री इकोनॉमिकली जीडीपी वगैरह में पीछे चल रही होती है, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, तो क्या होता है, या गवर्नमेंट मान लो 5 साल के बदले ही बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है, खर्चा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो कुछ इकोनॉमिक चेंजेस लाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का 3 इम्पैक्ट है जो आप पढ़ चुके हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म का 3 इम्पैक्ट था, ग्लोबलाइजेशन, ये तो है ही, 2-4 और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप पढ़ चुके हो। तो ग्लोबलाइजेशन देखो जरा, उसमें शॉर्ट टॉपिक में पढ़ा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक इफेक्ट ये भी होता है, ग्लोबलाइजेशन है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है लिबरलाइजेशन। तो ये तीनों आप पढ़ चुके हो, पर आपको ये बताना था मुझे कि ये इसके अंडर ही आता है, आएगा, ठीक है, जब लिखोगे आंसर। कुछ और भी चीजें आएंगी वो हम देखते हैं। लिबरलाइजेशन ये तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर ही आएगा। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर ही आता है, चेंजेस के अंडर ही आता है। तो इसलिए ये तीनों आप लिखेंगे। और क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजुकेशन पे और क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद बोला गया कि वोकेशनल एजुकेशन को इंक्रीज करिए। खाली ये डिग्री वाली पढ़ाइयां पढ़ के ना कंट्री बहुत पीछे जा रही है, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। इसके बाद आपको बोला गया वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया गया कि जो बच्चा थ्योरेटिकली पढ़ रहा है तो आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में जाएगा, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए। अप्रेंटिस होता है, आप जाके काम कर दो, आपको कुछ ट्रेनिंग के बाद मतलब थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, बाकी आप काम करते हो, सीख भी रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रही थी, कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो ये सब बातें आती हैं आपके एजुकेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। वोकेशनल कोर्सेज, हाँ एजुकेशन विषय की बात है। हाँ इंटर्नशिप बोलो, अप्रेंटिस बोलते हैं उसको, ठीक है, जब आप काम करते हो, सीखते भी हो उसमें और थोड़ा बहुत आपको पैसा भी मिलता है। और वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करने की बात बोली गई थी, ठीक है, आईटीआई वगैरह खोलने की बात बोली गई थी। तो ये सारा आता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो ये तीनों आप डिटेल में लिखोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले आंसर में, ये सब इसका ही चेंज होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में ग्लोबलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन जो हम कर देते हैं चीजों का, ठीक है, और लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा था। ये तीनों आप लिखोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर हेडिंग में, ये सब आएगा और ये चीजें आएंगी, ये सब आएगा, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, आईटीआई वगैरह खोलना, ठीक है, बच्चों के लिए। तो ये टेक्निकल स्कूल्स खोलना, ये सब आएगा इसके अंदर। समझ आया लिखना कैसे, ये तीनों तो पढ़ चुके हो, इसके अंदर ही आएगा, मेन हेडिंग में आएगा। मेनली जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है बिल्कुल। मैम इसका पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर अभी मेरे पास बुक नहीं है, ये तो मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया। सेकंड पेपर का ये टॉपिक है, कैसे लिखना है। ये जो इसमें ये 1992 वाला आगे वाले सिलेबस में दे रहे हैं, हाँ जी क्या एजुकेशन की बताना, इसमें क्या रहेगा? वोकेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज है। जैसे जैसे आपके देश में कोई बीटेक करता है, कोई बीएड कर रहा है, तो प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल स्किल्स वाले कोर्सेज कर रहा है, स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीसी रह गया और एक आपका फ्लैंडर इंटरेक्शन रह गया, ठीक है, मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपका। पहले हम नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे, उसके बाद हम टीचिंग सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैम 2 टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉ में आता है,
हाँ? 2 टॉपिक रह गए बस। 2 टॉपिक रह गए इस पेपर के, ठीक है। लास्ट वाले का ये हमने किया, इसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बाकी आपके अब टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। टीचिंग का वो मैसेज आएगा, तो टीचिंग सब्जेक्ट सबका तो एक साथ होगा नहीं, ठीक है। वो किसी हिंदी वालों का हिंदी वालों के साथ होगा, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ होगा। मैथ्स के कितने बच्चे हैं? मैम हिंदी और इंग्लिश का सेम डेट पे है, 20 को ही है। अभी हमने बोला है कि हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है, जैसे अलग ही होगा शायद। मैं पूरे डेट शीट में चेंज है। वो फिर स्टडी उसके हिसाब से होगा, जैसे क्या सोसाइटी जैसे वो होता होगा ना हमारा ग्रेजुएशन में भी होता था ना, आईडी होता था, सब्जेक्ट कोड अलग होते थे, क्या पता उसके हिसाब से होगा। अभी देख मैम हमारी डेट शीट जो दी है ना उसमें सेम ही डेट है। एग्जाम तो एक दिन ले रहे हैं ना, एक ही पेपर थोड़ी होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम डेट कह रहे हो ना। हाँ तो इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, उसमें क्या है, टॉपिक तो अलग ही होता है, मेथड तो अलग ही होते हैं इंग्लिश हिंदी। मैथ्स के कितने बच्चे हैं? मैथ्स का है कोई इसमें? मैम एक ही है, चंचल। एक ही है बस। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई मैथ्स का है? वो है चले यस मैम। कितने बच्चे हैं मैथ्स के? कितने बच्चे हैं मैथ्स के? मैम वो पॉलिटी की वही है और उसको कोई मिला नहीं है। साइंस का कोई नहीं है? साइंस का भी है कोई? केमिस्ट्री की है। कौन है? केमिस्ट्री और मैथ्स चंचल। अच्छा सोशल साइंस अपने सोशल साइंस आप ही को है? अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास बातें ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल 3 कॉमन पेपर्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसमें आप अपना कंप्लीट करिए, एग्जाम का टाइम आ गया है तो पढ़ना शुरू करिए, कंप्लीट करिए इसको। टीचिंग सब्जेक्ट की डेट आपको बता देंगे, जिसका जब होगा ज्वाइन हो जाना या आ जाना, जैसे भी होगा बता देंगे, ठीक है। मैम डेट शीट कब तक आएगी? क्या कह रहे हो? मैम डेट शीट आ जाएगी। परेशान जिसकी आ गई है वो अलग परेशान है, जिसकी नहीं आई है ठीक है। कुछ टॉपिक्स को ना तो 2-4 बार रट लो, पढ़ लो, हो जाएगा, याद नहीं करोगे। थर्ड में हां जी मैं तो पूछ रही थी इनने बोला ना थर्ड में थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट बोला था। क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन कौन सा? ये सेकंड पेपर का है, पेपर यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ बताया। अब गलती हो गई क्योंकि की जान लेना। तुम्हारा कौन सा है? इंग्लिश कौन से टॉपिक का कह रहे हैं? ये जो पहला है कौन सा? अच्छा यार मिल गया ना, बस पढ़ लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक अच्छा सा नोट बनाओ पहले तो, जरूरत की उपलब्धि और ये सब गूगल में डालो, थोड़ा सा इंट्रो डाल के अच्छा सा नोट बना के मेरे को दिखा दो अगले बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लो एक नोट तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। वो सेकंड मैम अलग जो टॉपिक क्लास होगी, मैंने बात को बोली है। बट जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह वो थर्ड में। हां वो थर्ड में। हमें तो मतलब क्या दोनों को फाइट करके पढ़ेंगे, वहीं पे पढ़ के बैठा अपने वाले ने ऐसे Excuse me, ma'am. I need to ask you something. Ma'am.